ठीक है, तो हम एपेक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे कि हमें क्या क्या करनी चाहिए जब भी हम कोई भी कोड लिख रहे हैं। जी। और जब हम एपेक्स की बात कर रहे थे तो उसमें ट्रिगर और हमारा कोड, नॉर्मल एपेक्स का कोड, सारी चीज़ें आ रही थी। तो जो भी हमने 6 7 पढ़ी थी, 8 जो भी पहले पढ़ी थी, अभी हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि डेवलप लॉजिकलेस ट्रिगर। अब लॉजिकलेस ट्रिगर क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, अगर हमने जब लास्ट टाइम एक कोड लिखा था केस ट्रिगर के अंदर, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे केस ट्रिगर के अंदर ही हमने ये पूरा का पूरा कोड लिख दिया था। ये था हाँ हमारा केस ट्रिगर के अंदर। जी। बट हमें कोई भी कोड जब भी हम ट्रिगर के अंदर लिखेंगे तो हम कोई भी कोड ट्रिगर के अंदर नहीं लिखते हैं। हम इसके अंदर जो भी है क्या, ट्रिगर के अंदर से क्या करते हैं, हम क्लासेस कॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने जब ट्रिगर पढ़ा था तो हमने देखा था, पहले हमने नॉर्मल ट्रिगर्स लिखे थे, उसके बाद फिर ट्रिगर से हैंडलर क्लास कॉल करवाई थी, फिर डिस्पैचर, और उसके बाद है उसकी हेल्पर और हैंडलर, वो सारी चीजें। हाँ जी। तो वैसे ही हमारे पास ये ट्रिगर में भी होना चाहिए कि अगर केस ट्रिगर की कोई हैंडलर क्लास अगर हमने बना रखी है, तो जैसे कि ये है हमारी केस ट्रिगर हैंडलर क्लास। ठीक है। अब इस क्लास को, जो भी कोई क्लास होगी उसके अंदर हम अपना एक मेथड बनाएंगे। जी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था कि हम टास्क, जो भी है हमारा टास्क क्रिएट कर रहे हैं केस के लिए। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर मेथड बनाएंगे। लेट्स से कि हम बना लेते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट टास्क रिलेटेड टू केस। ठीक है। अभी ये है हमारा। ठीक, अभी ये चीज हमारी है। अब हम जो है इस पे आते हैं, केस ट्रिगर के अंदर ये जो भी हमारा होता है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमने पूरा कोड यहाँ पे इस मेथड के अंदर ही पेस्ट क्यों कर दिया, क्योंकि हमारे पास इवेंट एक ही था, और ज़्यादा इवेंट होते हैं तो उसको कैसे हैंडलर क्लास में कन्वर्ट करते हैं वो हमने देखा हुआ है पहले वीडियोस में, तो हम इसको यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। जी। ठीक है, हम यहाँ पे सीधा सा ये जो भी है कॉपी करेंगे, और अभी यहाँ पे देखोगे कि लाइन नंबर 6 में क्या है कि ट्रिगर डॉट न्यू पे एरर आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप, इज रनिंग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो ट्रिगर के अंदर ही एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है। अब जी। ट्रिगर के अंदर अगर एक्सेसिबल होंगी तो हमें चाहिए, मतलब ट्रिगर अब क्लास में चाहिए, तो क्लास में चाहिए होगा तो उसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा। अब ट्रिगर डॉट न्यू, अगर हमारा ट्रिगर केस में है तो इस केस में ट्रिगर डॉट न्यू एक्चुअली में क्या रिटर्न करेगा। अगर हम ट्रिगर डॉट न्यू की बात करें तो ट्रिगर डॉट न्यू एक्चुअली में क्या रिटर्न करेगा, जब ट्रिगर केस जो है, सॉरी, ट्रिगर केस में होगा तो क्या रिटर्न करेगा। लिस्ट ऑफ केस। लिस्ट ऑफ केस, इसका मतलब कि ये लिस्ट ऑफ केस जी। है ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये ट्रिगर डॉट न्यू, ओल्ड, जो भी वेरिएबल होता है हमारा, हम अपने मेथड में पास कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे लिस्ट ऑफ केस और कहेंगे केस लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ट्रिगर डॉट न्यू की जगह केस लिस्ट यूज कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। ठीक है। जी। और उसके बाद फिर अब ये जो हमारा केस ट्रिगर हैंडलर है, अब अपने ट्रिगर से कॉल करा लेंगे इसके अंदर जो भी हमारा मेथड है। अब ये मेथड क्या है कि इस मेथड के अंदर एक पैरामीटर है हमने जो पास किया है। ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर है और वो पैरामीटर क्या है कि उसको लिस्ट ऑफ केस चाहिए। जी। लिस्ट ऑफ केस ही चाहिए ना। हाँ जी। और यहाँ पे हमारा ट्रिगर के अंदर लिस्ट ऑफ केस कौन सा, अब इसमें ये भी है कि कौन सा लिस्ट ऑफ केस चाहिए। हम्म। उसको वो लिस्ट ऑफ केस चाहिए जो अभी क्रिएट हुए हैं। जी। और हमें पता है कि पहले हमने ट्रिगर डॉट न्यू यूज कर रखा था, हम उसकी जगह ट्रिगर डॉट न्यू यहाँ से कर देंगे, क्योंकि ये ट्रिगर डॉट न्यू लिस्ट ऑफ केस ही रिटर्न करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। जी। हम्म। तो ये हमारा ट्रिगर हो गया। अब ट्रिगर के अंदर हमने क्या किया, कोई लॉजिक नहीं लिखा। अगर इसको देखोगे तो ये ट्रिगर लॉजिक लेस है, मतलब जी। इस ट्रिगर के अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, और इसे ही बोलते हैं हमारा लॉजिक लेस ट्रिगर। जी। ठीक है। तो ये हम्म। था कि हमें ट्रिगर डेवलप करना है लॉजिक लेस ट्रिगर, जिससे कि होगा क्या कि उसका जो भी हमारा एक मेंटेनेंस होगा, वो सारी चीजें अलग क्लास में हो जाएंगी। अब वही कोड कहीं और पे भी यूज करना है, सेम चीज,
तो वो सारी चीजें कहीं से भी रीयूजेबिलिटी वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। जी। उसके बाद आते हैं हम दूसरे उसमें, जो कि कहता है परफॉर्म यूजर बेस्ड डीएमएल एंड सोकल क्वेरीज। ठीक है। तो जब हमने सिक्योरिटी की बात करी थी तो हमने दो तीन चीजें देखी थी कि जो हमारी क्लास है, पहली बात तो वो विद शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग होनी चाहिए, मतलब उनमें जी। से कोई भी एक होनी चाहिए। दूसरा, कि जब हम डीएमएल करेंगे तो यूजर बेस्ड पे करेंगे और सोकल क्वेरी भी यूजर बेस पे करेंगे। जी। ठीक है। अब उसका क्या मतलब है कि अब ये जो हमारा है डीएमएल यहाँ पे, हम्म, अभी जो हमारी क्लास है, पहली बात तो ये क्लास विदाउट शेयरिंग है, बाय डिफॉल्ट तो ये सिस्टम मोड में चलती है। ठीक जी। है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि हमारी क्लास विद शेयरिंग होनी चाहिए, अनटिल अनलेस उसमें हम बहुत ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे हमें विदाउट शेयरिंग से चलाना है। जी। ठीक है। हम्म, दूसरी चीज कि हमारा जो भी डीएमएल है, जैसे यहाँ पे डीएमएल हो रहा है, तो ये यूजर मोड में होना चाहिए। हमने पहले भी डिस्कस करा है कि डीएमएल हमारे यूजर मोड में होने चाहिए सारे के सारे। हाँ तो ये जी। क्या होना चाहिए, मतलब इंसर्ट एज यूजर, और जो भी हमारा लिस्ट है उस मोड में। ठीक है। या तो अगर हम ये नहीं यूज करते हैं तो हम, जैसे कि अगर हम डेटाबेस मेथड्स यूज करते हैं, जो कि हमें वैसे डेटाबेस यूज मेथड्स ही यूज करना चाहिए, तो हम उसको यूज करेंगे कि डेटाबेस डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर हम जो भी हमारा लिस्ट होगा, अच्छा आई एन मिसिंग रह गया, जो भी हमारा लिस्ट होगा फॉल्स देंगे, जिससे कि पार्शियल डीएमएल हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे एक्सेस लेवल डॉट यूजर नेम, यूजर मोड, यही था ना, हाँ जी। एक्सेस लेवल डॉट यूजर मोड, इसको हम्म, ऐसे कर लेंगे। तो मतलब हम कोई भी अगर हम ये डीएमएल यूज करते हैं, तो ये जो हमारा डीएमएल है ये एक्चुअली में होना चाहिए हमारा ट्राई कैच के अंदर, अगर हम यूजर मोड में कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर उससे पता चलेगा कि हो क्या रहा है, मतलब कहाँ एक्सेप्शन है क्या है, और उसको फिर हम आराम से एक उसमें स्टोर कर पाएंगे, जो हमारा एरर हैंडलिंग वाला जो ऑब्जेक्ट होगा। जी। ठीक है। तो ये चीज हमारी, ये हमारा आराम से ये ऐसे काम करेगा अगर हम उसकी बात करें इंसर्ट की। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा नॉर्मल, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। ठीक है। सेव रिजल्ट की जो है काम ये रिटर्न करेगा आपको, और फिर इस सेव रिजल्ट पे फॉर लूप चला के चेक कर सकते हो कि कौन सा सक्सेस हुआ और कौन सा सक्सेस नहीं हुआ है। ठीक है। मतलब इसे जी। फॉर लूप चला के देख सकते हो ना कि कौन सा वाला सक्सेस हुआ है, कौन सा वाला सक्सेस नहीं हुआ है। वो याद है कि कैसे करते हैं उसको, हाँ जी। याद है ना। हाँ जी। ठीक है। इस सक्सेस का यूज करके अगर सक्सेस नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे एरर आया है, और एरर प्रिपेयर करके जो भी अपना लॉग्स वगैरह है वो डिलीट कर दो, मतलब सॉरी इंसर्ट कर दो। जी। ठीक है। वो सारी चीजें, तो ये हमारा हो गया डीएमएल का, कि जब भी हम कोई डीएमएल करेंगे तो हम उस डीएमएल को यूजर मोड में ही करेंगे, तो हमारा जो सिक्योरिटी होगी, कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी फील्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूजर को एक्सेस नहीं होगा तो वो उस डीएमएल मोड में हमारा क्लियर हो जाएगा कि उस यूजर को एक्सेस नहीं है, और एक्सेप्शन आ जाएगा, और उसको हम हैंडल करके एक उसमें रख लेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जी। ठीक है। ये हमारा होता है डीएमएल के लिए। अब जब हमने सोकल क्वेरी के लिए बात करी थी तो हमने एक कीवर्ड की बात करी थी कि ये कीवर्ड हम यूज करेंगे, जो कि था यूजर मोड था, एक एक्सेस मोड था, सॉरी सिस्टम मोड था, हाँ है जी। ना। और हमने वैसे दूसरे भी बात करे थे विद सिक्योरिटी इन्फोर्स्ड वगैरह, बट हम्म, हमने देखा था कि यूजर मोड जो है वो ज़्यादा इफिशियंट है, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। जी। ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हमें कोई क्वेरी करनी है, हम कह देते हैं लेट्स से कि हमें यही रिकॉर्ड क्वेरी करनी है, नए वाले जो आए हैं उन्हीं को हमें क्वेरी करना है, नए केसेस ही करने क्वेरी। ठीक है। न्यू केस लिस्ट अगर हमें ट्रिगर वाले ही जिस रिकॉर्ड पे हम जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, अगर हमें उन्हें ही क्वेरी करना हो तो हम कैसे क्वेरी करेंगे, केस पे क्वेरी करना है। यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, यहाँ पे क्वेरी क्या लगेगी, भैया उनके केस नंबर सेव करके केस नंबर उठा लेंगे। केस नंबर सेव करके केस नंबर उठा लेंगे। कैसे, मतलब एक फॉर लूप चलाएं, एक सेट में डालें, उसके बाद हाँ जी। ये नहीं बताया था कि जब भी कोई हमारे पास ट्रिगर
की लिस्ट होगी, हम्म, उस लिस्ट में हम डायरेक्ट फिल्टर लगा सकते हैं आईडी के बेस पे। हाँ हाँ जी, बताया था आपने। आईडी इन, और फिर जो वो जो लिस्ट वेरिएबल होगा डॉट आईडी। डॉट आईडी, लिस्ट वेरिएबल डॉट आईडी। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक लिस्ट है, केस लिस्ट, इसमें दो रिकॉर्ड है, ठीक है। जी अब जब तुम केस लिस्ट डॉट आईडी करोगे, और पहली बात, इस लिस्ट का डेटा टाइप केस है, ठीक है। जी इस लिस्ट का डेटा टाइप केस है। जब तुम इसमें लिस्ट डॉट आईडी करोगे, वो कौन से रिकॉर्ड की आईडी उठाएगा? उसको कैसे पता चलेगा कौन से रिकॉर्ड की आईडी उठाना है? और दूसरी चीज, क्या लिस्ट क्लास के अंदर हमने कोई ऐसा ये देखा है, लिस्ट डॉट उसके बाद आईडी, लिस्ट क्लास के अंदर कोई वेरिएबल आईडी देखा है? नहीं, वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए होता है। सिंगल रिकॉर्ड के लिए होता है, तो ये क्या करेगा, ये चलेगा? नहीं। तो जब लिस्ट से हमें कोई वेरिएबल लेना होता है तो हम ऐसे ऐसे लेते हैं वेरिएबल लिस्ट पे। अगर मुझे, ये केस है, अगर मुझे इस केस के हर केस का जो केस नंबर है वो प्रिंट कराना हो तो मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा। कोई भी लिस्ट, कोई भी सेट फिल्टर में हम कैसे लगाते हैं? कोई भी लिस्ट और कोई भी सेट अगर हमारे पास है, उसे फिल्टर में लगाना है तो कैसे लगेगा? ओ सॉरी, वो तो भैया डायरेक्ट मतलब उसके नेम से लग जाता है। तो ये यहाँ हाँ, पे आईडी क्यों आ आईडी गया फिर? आईडी की जरूरत ही नहीं है इसमें, खाली केस लिस्ट है। तो खाली पहले आईडी क्यों बोला था? निकल गया भैया गलती से, खाली केस लिस्ट से ही चलता है वो। आपने बताया था कि रिकॉर्ड की मतलब हर एक रिकॉर्ड की आईडी देगा उसे। और ये जो तुम्हारे पास लिस्ट है, तुम्हें इस हर लिस्ट का केस नंबर प्रिंट करना है, कैसे करोगे? हर हर एक, एक रिकॉर्ड का। वो तो भी आराम से फॉर लूप लगा के प्रिंट कर लेंगे सबका। अच्छा, ऐसे नहीं चलेगा? नहीं भैया, ऐसे नहीं चलेगा अगर लिस्ट है। नहीं तो ऐसे ही चलाते हो ना? जब भी कुछ भी पूछो हमेशा तो ऐसे ही होता है ना तुम्हारा आंसर। नहीं नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा कौन से रिकॉर्ड को उठाना है। तो ये चीज जो है, क्या कहते हैं, जब सामने वाला कोई पूछता है तो ये चीज जाती कहाँ है? सिंगल रिकॉर्ड के लिए है भैया वो तो। जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो उसमें हमेशा आगे हम विद यूजर मोड लगाते हैं। तो इससे क्या करेगा, ये एक तो रिकॉर्ड तो चेक करेगा ही करेगा, जो यूजर हो लॉगिन होगा उस रिकॉर्ड को जो एक्सेस है वो चेक करेगा ही करेगा। दूसरी चीज वो ये भी चेक करेगा, दूसरी चीज वो ये भी चेक करेगा कि क्या ये इन फील्ड्स का एक्सेस है उस यूजर को, क्या ये जो फिल्टर लगी हुई है उसका एक्सेस है यूजर को, वो सारी चीजें चेक कर लेगा। तो इससे हम्म, एक लेवल की जो सिक्योरिटी है वो भी हमारी यहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगी। अब इसको चाहो तो ट्राई कैच में लगा लो, चाहो तो इसको, जो भी है, मोस्टली यूज हम ट्राई कैच ही करते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी अगर एरर आए तो हम उसको जो है नॉर्मल उसके अंदर स्टोर कर लें, ठीक है। तो ये चीज हमारा होता है यूजर ऑपरेशन, जो भी हमारा डीएमएल हो चाहे सोकल क्वेरी हो, यूजर मोड में ही चलनी चाहिए। हमें जी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी डीएमएल और सोकल क्वेरी यूजर मोड में ही चलनी चाहिए। और जो भी है हमारा, और अब अगर बहुत बड़ा कोड है, जैसे कि डीएमएल भी है, सोकल क्वेरी भी है, सब कुछ है एक साथ, हम्म, तो हम उस पूरे कोड को ट्राई कैच में डाल देते हैं। जैसे कि ये डीएमएल भी है और ये सोकल क्वेरी भी है, तो हम उसको इस इस हम्म, पूरे कोड को, ये जो ट्राई कैच है, ये ट्राई कैच के अंदर ये पूरा डाल देते हैं एक साथ ही, जिससे कि हमारा जो भी है वो एक बार में ही सारा हैंडल, एक्सेप्शन हैंडल हो जाए, हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो ऐसे करके। जी अगर डीएमएल होगा तो इसमें आएगा नहीं एक्सेप्शन, बाकी इसमें तो आ ही जाएगा। तो जी इससे हमारा एक्सेप्शन का पार्ट भी कम हो जाएगा और हमारा कोड कभी ज़्यादा वो नहीं होगा कि हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन है और बहुत एरर, बहुत सारे एक्सेप्शंस लगाने पड़ रहे हैं और हमें कवर नहीं कर पा रहे हैं हम टेस्ट क्लास में। ऐसा जी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा है वो ऐसा कुछ होना चाहिए एज पार्ट ऑफ परफॉर्म यूजर बेस्ड डीएमएल और क्वेरीज में, जी ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है कि राइट मीनिंगफुल टेस्ट केसेस, मतलब जब भी हम किसी ट्रिगर के लिए या जब भी हम किसी क्लास के लिए टेस्ट केस लिखते हैं तो उसके लिए हमें मीनिंगफुल टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने बस कुछ भी लिख दिया और कोड कवरेज हो गई खत्म। मीनिंगफुल मतलब अगर हमारे पास यहाँ केस इंसर्ट हो रहे हैं और केस के अंदर टास्क क्रिएट हो रहा है तो हम केस इंसर्ट करेंगे 50, 100, 200। उसके बाद देखेंगे टास्क चले या नहीं चले। अगर किसी यूजर को परमिशन नहीं है टास्क की कुछ फील्ड को, तो हम यूजर इंसर्ट करेंगे।
उस प्रोफाइल से जिस यूजर को परमिशन नहीं है, और चेक करेंगे कि एरर आ रही है नहीं आ रही है। उसके बाद अगर किसी यूजर को क्वेरी करने की परमिशन नहीं है, या किसी फील्ड की परमिशन नहीं है, रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं है, तो उसके बेस पे चलाएंगे। मतलब हम्म। एक प्रॉपर, हमारे टेस्ट केसेस में एक प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए हर एक यूजर मोड के बेस पे, कि हाँ हम कोई भी टेस्ट केस रन कर रहे हैं तो यूजर मोड के बेस पे है। प्रॉपर निगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट हमारा होना चाहिए। जी। वो हमें टेस्ट केस में ध्यान में रखना है। उसके वही हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कि हमें टेस्ट क्लास में रन एज का यूज करना चाहिए। रन एज से क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारा कौन सा यूजर है, किसको कौन से फील्ड, कौन से रिकॉर्ड्स, किसकी परमिशन है। और अगर उसको परमिशन नहीं है तो हमारे रन एज में पता चल जाएगा हमें। जी। ठीक है। उससे होगा क्या कि हमें क्लियरिटी रहेगी कि हाँ इस प्रोफाइल के यूजर को इसकी परमिशन नहीं है, और ये जो बंदा है वो इस क्लास को या इस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर पाएगा। जी। ठीक है। और उससे वो अपना काम चलाता रहेगा कि ठीक है, उससे हमें क्लियर होगा हम्म। कि इसको परमिशन नहीं है, तो ये कभी भी फ्यूचर में कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा या कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा। जी। देन नेक्स्ट है कि नेवर यूज डमी कोड। हमें डमी कोड कवरेज, डमी कोड नहीं, डमी कोड कवरेज। कुछ लोग क्या करते हैं, जो कोड कवरेज नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वो लोग करते हैं कि उस क्लास के अंदर, जैसे केस हैंडलर है, इसके अंदर एक क्लास के अंदर कोई भी एक मेथड बना दिया, कि एक मेथड बना दिया पब्लिक, और जो भी स्टैटिक वॉइड कोड कवरेज या कवरेज करके हम्म। उसको बना दिया, और उसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर आई इक्वल टू 0, हम्म। और फिर आई प्लस प्लस ऐसे करके, फिर वो उसको कॉपी पेस्ट करते रहते हैं ऐसे, हम्म। मतलब एक एक नई लाइन में। तो उससे क्या होगा कि जो क्लास का है वो, जब नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, जब हम्म। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे तो अपने आप कोड कवरेज बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर 400 500 लाइन ऐसे लिख दी उन्होंने। जी। तो वो क्लास की इस मेथड को कॉल करेंगे तो इस मेथड की हर एक लाइन कवर होगी। हाँ जी। अब जब इस मेथड की हर एक लाइन कवर होगी तो कोड कवरेज अपने आप बढ़ जाएगी। तो वो ऐसे करते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है हमें, कि अच्छा हम्म। ये पार्ट कवर नहीं हो रहा तो एक काम करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं मेथड, और हम्म। ये मेथड हमारा कोड कवरेज का काम कर देगा, क्योंकि इस हम्म। मेथड के अंदर ही बहुत सारी लाइंस हैं। तो हम्म। ये पूरा का पूरा हमारा काम कर देगा और हमें हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं करना है हमें। अगर जी। ऐसा कोड हमारा कवर नहीं हो रहा है तो हमें देखना है कि ये कैसा सिचुएशन है, क्या है, क्यों कोड कवर नहीं हो रहा है। अगर नहीं कवर हो रहा है तो उसको देखो कि कैसे कवर कर सकते हो। एक्सेप्शंस वगैरह हैं तो वो कैसे आएंगे एक्सेप्शंस, क्योंकि हम्म। यहाँ पे एक्सेप्शंस का पार्ट ही कवर नहीं होगा ना। हाँ जी। अगर एक्सेप्शन कवर नहीं हो रहा तो उसको देखो ना कि वो एक्सेप्शन क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। हम्म। और वो एक्सेप्शंस कोशिश करो कि उस एक्सेप्शन को रिप्रोड्यूस करो टेस्ट क्लास के थ्रू, तो अपने जी। आप ही वो चीज़ें चली हो जाएंगी। ठीक है। तो ये कोड कवरेज, ये डमी कोड कवरेज नहीं यूज करना है, ये चीज है। तो ये नहीं यूज करना है इसको, डमी कोड कवरेज को। ठीक है। कि हम्म। जाके कोई एक मेथड बना दिया और बस उसको डाल दिया कि ठीक है चलो अब तो हो गया कोड कवरेज, हम्म। क्योंकि 600 700 लाइन इसी में हो गए, अब हमारा काम हो गया, 70 80% कोड कवरेज ऐसे ही हो गई। तो ये नहीं करना है। जी। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारा हम एग्जिस्टिंग, एक मिनट इसको सही कर देते हैं, इसको ऐसे ही डाल देते हैं बस। उसके बाद आता है कि हमें एग्जिस्टिंग डेटा यूज नहीं करना चाहिए टेस्ट क्लास के लिए। हाँ, हमें कभी भी टेस्ट क्लास के लिए एग्जिस्टिंग डेटा यूज नहीं करना चाहिए। हम्म। ठीक है। एग्जिस्टिंग डेटा मतलब कि क्या होता है कि हमारी जो टेस्ट क्लास होती है कोई भी, अभी हमारे पास अगर है कोई टेस्ट क्लास, ठीक है, अगर हम बात करें अकाउंट बेस्ड क्लास टेस्ट, हम अगर किसी भी टेस्ट मेथड के अंदर या टेस्ट मेथड के ऊपर या टेस्ट क्लास के ऊपर, जो ये @ इस टेस्ट होता है, इसके अंदर अगर हम जाके और ब्रैकेट बनाएं और उसके अंदर डाल दें सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू, जी। तो ये क्या करेगा, जो सेल्सफोर्स ऑर्ग के अंदर जो भी डेटा होगा उसको रीड कर लेगा। तो हमें ये सेटअप मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अपनी क्लास का मेथड कॉल करें वो कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वो सेल्सफोर्स ऑर्ग का डेटा ले रहा जी। है। हम्म। सेल्सफोर्स ऑर्ग का डेटा ले रहा है, बट हमें ये नहीं करना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑर्ग में पहली बात तो डेटा कम होता है, सारी चीजें होती है, तो वो बहुत इजीली हमारा चल जाता है। हाँ ठीक है, जी। बहुत ही इजीली चल जाता है यहाँ पे, और उसमें एरर भी नहीं आती। लेकिन जब हम डिप्लॉय करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे बहुत सारी एरर्स आती हैं सी ऑल डेटा की वजह से, क्योंकि वो पूरा प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो रहा है, उसके पास मिलियंस ऑफ डेटा होता है, तो वो हम्म, जो भी टेस्ट होगा वो उन सारे डेटा पे चलना शुरू कर देता है। ओके। दूसरी चीज कि अगर कोई डेटा, कोई चीज ऐसी है जो नई नई है, जो वहां पे है ही नहीं प्रोडक्शन में। अब कोई हमने कस्टम सेटिंग बनाई है, कोई कस्टम मेटा डेटा बनाया है, वो हम्म, प्रोडक्शन में है ही नहीं, कस्टम लेबल बनाया है, वो भी प्रोडक्शन में है ही नहीं। हम्म, तो जब ऐसा कुछ होगा तो वो प्रोडक्शन में होगा ही नहीं, तो वो वैसे भी टेस्ट क्लास फेल कर देगा, क्योंकि वहां पे मिलेगा नहीं कुछ। जी। और लोगों को लगेगा कि हमने तो क्यों फेल हो रहा है टेस्ट क्लास, वहां पे तो बढ़िया चल रही है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रही है। और फिर आधे लोग ढूंढते फिरते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है। जी। तो इसलिए हमें कभी भी सी ऑल डेटा ट्रू नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा अपना डेटा खुद क्रिएट करना चाहिए टेस्ट क्लास में। ओके। हमें टेस्ट क्लास में सेटअप मेथड या यूटिलिटी क्लास या फिर टेस्ट मेथड के अंदर ही हमें अपना खुद का डेटा इंसर्ट करना चाहिए। इंसर्ट अपडेट जो भी हमारा जिस हिसाब से, जिस भी केस से है, अगर सोकल क्वेरी है तो उसमें कौन कौन से फील्ड क्वेरी हो रही हैं, किस फिल्टर क्राइटेरिया पे हो रहा है, तो वो सारी चीजें देख के हमें करना होता है। ठीक है। जी। उसके बाद यूज डेटाबेस डीएमएल मेथड्स, ये हमने देख ही लिया है कि कैसे करते हैं, जब हमने बात करा था यूजर मोड की, कि जब भी हम डीएमएल करेंगे तो या इंसर्ट एज यूजर कर सकते हैं, इंसर्ट एज यूजर, या तो हम डेटाबेस डीएमएल मेथड्स यूज करेंगे और उसमें भी यूजर मोड लगा देंगे। ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा एरर होती है वो साइलेंटली बिना किसी प्रॉब्लम के फेल हो जाता है। हम्म, डेटाबेस डॉट जो भी उसके सेव रिजल्ट या अपडेट रिजल्ट अपसर्ट रिजल्ट जो भी क्लासेस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन की डीएमएल क्या है उसका, उसके बेस पे हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है, और हम अपना प्रिपेयर करके उसको स्टोर कर सकते हैं अपने एरर वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो इसलिए हम डेटाबेस डीएमएल मेथड्स यूज करेंगे। तो जब भी कोई डीएमएल करो, कोशिश करो कि डेटाबेस डीएमएल मेथड यूज करो। उसके बाद सिर्फ यूज करने से कोई मतलब नहीं होगा, हम्म, यूज करो, उसका रिजल्ट जो आए उस पे चेक करो कि सक्सेस पे, अगर सक्सेस है तो इट इज ओके, अगर फॉल्स है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। अगर सक्सेस है तो इट्स ओके, अगर फॉल्स है तो उसे हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करो। अगर उसके आगे भी डीएमएल कर रहे हो कुछ, तो पहले जी। उसको प्रिपेयर करो, देन हम्म, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, एक लिस्ट में ऐड करो, एंड देन लास्ट में उसको इंसर्ट करो। जी। ठीक है। तो वो सारी हाँ। चीजें हमें उसमें करनी है। ठीक है, कि वो सारा चीजें हमारा उसमें डीएमएल में, डेटाबेस के जो डीएमएल मेथड्स हैं वो होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है कि ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा यूज एपेक्स ट्रिगर फ्रेमवर्क, इसको अभी हम देखते हैं। ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ, हमारे पास आता है क्वेरीइंग द लार्ज डेटा सेट। ये मतलब क्या है कि ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें बहुत ही ध्यान में रखते हुए करना होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा। जी। वो ये है कि जब हम क्वेरी करते हैं, कोई भी, जब भी हम कोई भी सोकल क्वेरी करते हैं कहीं पे भी, स्पेशली हमारा नॉर्मल क्लासेस में, बैच वगैरह तो ठीक है, नॉर्मल क्यूएबल क्लास हो गई, नॉर्मल फ्यूचर हो गया, या फिर नॉर्मल कोई क्लास हो गई, तो जब हम वहां पे क्वेरी करते हैं, जब हम वहां पे एसओक्यूएल करते हैं, ठीक है, जी। जब हम उसमें एसओक्यूएल करते हैं तो हम क्वेरी में हमेशा हम फिल्टर लगाएंगे, क्वेरी में हम हमेशा फिल्टर लगाएंगे। और फिल्टर जी। कैसे लगाएंगे, फिल्टर जो हमारे होंगे वो हम या तो लगाएंगे इक्वल। ठीक है, हम्म, मतलब ये हमारा, अगर हमारे पास इक्वल है या फिर हमारे पास इन है, अगर ये हमारे पास दो फिल्टर हैं जो हम लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अगर लगाने की, कि इक्वल हो या इन हो। जी। ठीक है। और अगर एक से ज्यादा हमारे पास फिल्टर्स हैं उसमें भी हम अगर एंड वाला लगा सकते हैं। जी। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, होगा क्या, अब जैसे कि जब हम ये रिकॉर्ड क्वेरी करते हैं,
ठीक है। तो अब जैसे हमने इसमें कहा वेयर आईडी इन, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ उन्हीं केसेस को लेके आएगा जिसमें आईडी मैच करेगी। जी। ठीक है, और वो दे देगा। अब अगर हमने कुछ दे दिया जैसे कि वेयर कुछ भी, अगर हमने यहाँ पे लाइक लगा दिया, अगर हमने लाइक लगा दिया, जी। ठीक है, कि यहाँ पे लेट्स से कि हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग लाइक पैरम, ठीक है। अब ये क्वेरिंग द लार्ज डेटा सेट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंपल सा इसमें हम देखेंगे कि जब हम जैसे कि हमारे पास ये लाइक पैरम कुछ भी है, ठीक है, ये रहा हमारा। अब लेट से कि हम यहाँ पे केस नंबर पे लगाते हैं कि वेयर केस नंबर लाइक, और जो भी ये लाइक पैरम है, ठीक है। तो जी। जैसे ही हम लाइक लगा देते हैं ना केस में, किस हम्म। केस में क्या, किसी भी क्वेरी में जैसे हम लाइक लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली में चेक करता है या तो वो स्टार्ट्स विद होगा या तो एंड्स विद होगा या कंटेंट्स होगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि इस केस में ये कंटेंट्स है। अगर हम स्टार्ट्स विद की बात करें तो परसेंटेज स्टार्टिंग में होगा, और जी। अगर हम एंड्स विद की बात करें तो परसेंटेज एंड्स में होगा। जी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड पहले क्वेरी करेगा, यहाँ हम्म। तक सारे के सारे रिकॉर्ड क्वेरी करेगा, और फिर इस फील्ड के बेस पे फिल्टर मारेगा कि क्या, फिर एक एक रिकॉर्ड में चेक करेगा क्या इस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इस नंबर में नहीं, अच्छा दूसरा 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 ऐसे करके। तो यहाँ पे होता क्या कि ये एक्चुअली में एक तो पहली बात तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि लार्ज डेटा सेट आ जाए, लार्ज मतलब कि 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स आ जाएं। ठीक है, हम्म। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि टाइम ले ले। हम्म। ठीक है, ये टाइम ले ले। और दूसरा हमारा, अगर हम इसकी बात करें इक्वल इन, इक्वल और इन की अगर बात करें हम, तो इसमें क्या होगा कि हम जैसे ही उसको इक्वल देंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि केस नंबर इक्वल जो भी हमारा केस नंबर है, ठीक है, जैसे हम उसको केस नंबर देंगे वो तुरंत जाके ढूंढेगा मुझे वो केस दे दो जिसका केस नंबर ये है, खत्म, क्लियर। अगर उसको उस यूजर को इस रिकॉर्ड का एक्सेस होगा तो उसको मिल जाएगा। ठीक जी। है, और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जी। ये चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें इन की, तो इन में भी वही है जो अभी हमने किया हुआ था। वो हम्म। क्या करता है, वो जाता है वो बोलता है कि मुझे वो सारे केस दे दो जिसमें केस की आईडी इन लिस्ट, इस लिस्ट में है, वो सारा दे दो मुझे, उसमें हम्म। भी लिमिटेड होगा। एंड और का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम अपने सोकल क्वेरी में सबसे मेन चीज होती है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्या हमारे क्वेरी में फिल्टर लग सकता है। जब भी हम रिकॉर्ड क्वेरी करते हैं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने वाली है जी। कि हमें ये चीज ध्यान में रखनी है जब भी हम एसओक्यूएल क्वेरी करते हैं या एसओएसएल करते हैं, तो हम हमेशा ये सोचेंगे, सबसे पहला थॉट्स जो आना चाहिए हमारे, वो ये आना चाहिए कि क्या हम इस पूरी क्वेरी में फिल्टर लगा सकते हैं, जी। फिल्टर लगा सकते हैं कि नहीं, हम इसको फिल्टर करके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम कर सकते हैं कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि जब जब कोई भी स्टार्टिंग में सीखता है तो उस समय ठीक है, दैट इज फाइन। हम्म। बट आप एक टाइम के बाद उसको जो है, हमेशा जब भी कोड लिखोगे तो ये सोचो कि क्या मैं इसमें वेयर क्लास लगा के फिल्टर लगा सकता हूँ, क्या मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। जी। अगर मैं फिल्टर नहीं लगा सकता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस क्वेरी में प्रॉब्लम आए। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर तुम्हें पता हो कि इसमें मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड आएंगे तो लिमिट जरूर लगाना है। लेट्स से कि हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम 2,000 रिकॉर्ड ही आएंगे, तो हम उसमें लिमिट लगा देंगे कि ठीक है 2,000 से ज्यादा रिकॉर्ड आएगा ही नहीं हमारे क्वेरी में। जी। ठीक है, एक वो हमें, हमारा जो भी है काम वो हो जाएगा इजीली, कि वो हमारा कभी आएगा नहीं, 2,000 से ज्यादा रिकॉर्ड कभी आएगा ही नहीं। जी। ठीक है, तो ये हमारा जो भी हमारा सोकल क्वेरी में है, क्वेरिंग द लार्ज डेटा सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि अभी देखो एज अ डेवलपर इट्स फाइन, बट ये जो चीज है ये एक्चुअली में आर्किटेक्ट की चीजें हैं कि आर्किटेक्ट को ये सारी चीजें डिफाइन करनी होती कैसे हमें लार्ज डेटा सेट क्वेरी करना है, क्या है कैसा है। बट मोस्टली हमारा जो क्वेरी करने का कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है, कोशिश करो फिल्टर लगाओ, एक से ज्यादा फिल्टर लगाओ एंड का यूज करके। जी। एंड का नहीं लग सकता, एक से ज्यादा फिल्टर ठीक है लगाओ, और जो भी है वो डिपेंड ऑन की बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। कोशिश करो कि क्या हम लिमिट लगा सकते हैं,
इक्वल और इन का यूज कर सकते हैं क्या इंस्टेड ऑफ लाइक। हम्म, ठीक है, तो जब ऐसा कुछ लगाओगे तो अपने आप वो डेटा जो हमारा होगा वो लिमिटेड डेटा आएगा, जी। अपने आप डेटा उसमें लिमिटेड आएगा। डेटाबेस मेथड्स में हमने बात करी थी, वैसे तो पता है डेटाबेस, अगर क्लास पे जाओगे तो इसके मेथड खुद ही मिल जाएंगे। अगर डेटाबेस क्लास पे जाओगे, डेटाबेस क्लास, इसके जो भी मेथड्स हैं डीएमएल मेथड्स, स्पेशली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अपसर्ट, वो सारे यहाँ पे इसके अंदर हैं। हम्म, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज द लिमिट्स एपेक्स क्लास। लिमिट्स एपेक्स क्लास के बारे में हमने पहले भी बात करी थी जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात कर रहे थे, कि हमें लिमिट्स क्लासेस यूज करनी है। हर जितनी भी गवर्नर लिमिट्स हैं सेल्सफोर्स में, वो चाहे एसक्यूएल क्वेरी की हो, वो चाहे डीएमएल स्टेटमेंट की हो, चाहे नंबर ऑफ रोज की हो, फिर वो चाहे हीप साइज की हो, वो चाहे सीपीयू टाइम आउट की हो, वो कॉल आउट्स की हो, डीएमएल स्टेटमेंट्स की हो, किसी चीज की भी हो, हर एक चीज का एक दो मेथड दिए हुए हैं लिमिट्स क्लास के अंदर। जी। अगर हम बात करें लिमिट्स क्लास की, लिमिट्स क्लास सेल्सफोर्स, जी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इस क्लास के अंदर हर एक लिमिट के लिए, हर एक लिमिट के लिए दो दो मेथड दिए हुए हैं, तो इस क्लास को यूज करो। हम्म, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ये दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये सोकल क्वेरी से रिलेटेड है। ठीक है, हम्म, सोकल क्वेरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि लिमिट्स डॉट गेट लिमिट क्वेरीज। ठीक है, ये क्या करता है, ये बताता है कि हमारे पास, अगर मैं इस मेथड पे जाऊं तो ये हमें बताता है कि हमारे पास एक्चुअल में टोटल कितनी क्वेरी हैं। रिटर्न्स अ टोटल नंबर ऑफ एसओक्यूएल क्वेरीज दैट कैन बी इश्यूड, मतलब 150। हाँ ठीक जी। है, क्योंकि हम 150, सॉरी 150 नहीं, 100, सोकल क्वेरी 100 होती हैं। ठीक है, जी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 100 माइनस लिमिट्स डॉट गेट क्वेरीज, जो क्वेरीज तुमने यूज करी हुई हैं, कितनी यूज कर चुके हो अभी तक। जी। ठीक है, कितनी यूज कर चुके हो अभी तक, अगर इन दोनों को माइनस कर, मतलब 100 माइनस जो भी हमने यूज किया, अगर उनका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारे पास अभी भी एसओक्यूएल, एक एसओक्यूएल यूज करने का, एक या जो भी है हमारे पास, हम एसओक्यूएल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कह दिया, ठीक है, हम एक और एसओक्यूएल लगा देते हैं। हम्म, और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि लिमिट एक्सीड हो चुकी है, लिमिट, मतलब सोकल क्वेरी लिमिट एक्सीडेड। जी। ठीक है, तो इसका भी ऐसे इसको हैंडल कर सकते हो। अब ये सिर्फ और सिर्फ सोकल क्वेरी के लिए नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डीएमएल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो लिमिट्स डॉट गेट डीएमएल, यहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, गेट डीएमएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे ये देगा लिमिट्स डॉट गेट डीएमएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये रहा, इसमें हम इफ लगा सकते हैं, इफ लिमिट्स डॉट गेट डीएमएल स्टेटमेंट्स माइनस लिमिट डॉट गेट। अब हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसका है क्या एक्चुअली में, इसको अभी फिलहाल ऐसे लगा देते हैं। हम्म, एक तो ये रहा डीएमएल स्टेटमेंट्स, और एक रहा गेट लिमिट डीएमएल स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न्स अ टोटल नंबर ऑफ इतना और इतना मेथड दैट कैन बी, एक मिनट, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट सच एज इतना दैट हैव बीन कॉल्ड। ओके, यस, लिमिट वाला इधर होगा, गेट लिमिट डीएमएल स्टेटमेंट्स, यस, मतलब लिमिट वाला जो भी है हमारा वो इधर आ गया, जी। मैक्सिमम कितना यूज हम्म, हो सकता है, कितना हमने यूज किया है। हम्म, अगर एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब डीएमएल स्टेटमेंट्स कर सकते हैं। तो जी। ये जो चीजें हैं, ये जो हमने अभी देखा, ये एक्चुअली में जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे अप्लाई होता है लिमिट चेक करने के लिए, हम्म, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि हमेशा सोकल क्वेरी 101, डीएमएल स्टेटमेंट 151 का बहुत कॉमन एरर रहता है ये। जी। तो उस केस में हमें ये सारी चीजें ध्यान में रख के हमें ये करना होता है। ओके। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि हमें लिमिट्स क्लासेस, अब इसमें हिप साइज का भी है, इसमें सीपीयू टाइम आउट का भी है, इसमें हर चीज का है। हम्म, ठीक है, जी। एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी चाहिए, ये हमने पहले भी देखा है, ट्राई कैच, फाइनली ब्लॉक, हम्म, कि हमें हमारा जो भी कोड रिस्की होगा, जैसे डीएमएल करना, क्वेरी करना, कॉल आउट करना, तो ये सारी चीजें हम अपने एक एसेंक उसमें डालते हैं, मतलब एसेंक कह रहा हूँ, एक्सेप्शन में डालते हैं हम। जी।
ठीक है। एक्सेप्शन में एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि अगर कोई एरर आया भी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे और यूजर को कोई भी फालतू का एरर नहीं दिखेगा। जी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का आया तो यूजर को कोई फालतू का एरर नहीं दिखेगा। उसको हम इजीली अपने एरर वाला जो ऑब्जेक्ट है या एरर हैंडलिंग का जो भी फ्रेमवर्क है उसमें स्टोर करके अलर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा जिसको भी अलर्ट करना चाहिए हमें उसको हम अलर्ट कर देंगे कि ये कोई एक एरर आया है, अब इसको देख लो, और ये वाला प्रोसेस था उसमें जिसमें ये फेल हुआ है। जी। ठीक है। इस पे हमने नौ एक सिंपल सा हमने बात करी थी। बात क्या मतलब कि हमने एक सिंपल सा फ्रेमवर्क सा बनाया था, बहुत ही सिंपल सा है, उसका कोई मतलब बट इनिशियल लेवल पे वो ठीक है, मतलब इनिशियली उसको यूज कर सकते हैं, बट वो आगे जाके बहुत बड़ा एक वो हो जाता है। मतलब उसमें कई सारी चीजें हो जाती हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, कई सारे ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट अभी ठीक है, बेसिक दैट इज फाइन, इतना ठीक है। तो ये हमें यूज करना चाहिए, ट्राई कैच फाइनली। जी। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट जो आता है हमें हमारा यूज एसिंक एपेक्स। यूज एसिंक एपेक्स जहाँ पे जरूरी हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह जाके कि मैं एसिंक एपेक्स यूज करूंगा। ठीक है, ऐसा हम्म। नहीं है। हम्म। जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो वहां पे एसिंक एपेक्स यूज करो। जैसे कि सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो हमें पूछना चाहिए, वो ये है कि क्या हम एक पीस ऑफ कोड को फ्यूचर में रन कर सकते हैं या उसको अभी रन कराना है। जी। उससे पूछो क्या हमें ये कोड अभी चाहिए, इसका आउटकम, ये कोड जो भी लॉजिक परफॉर्म करता है इसका आउटकम हमको अभी चाहिए। हम्म। ठीक है। अगर अभी नहीं चाहिए तो उसका आंसर बहुत इजी है कि वो फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब उसमें क्यूएबल हो सकता है, बैच हो सकता है, शेड्यूल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी। ठीक है। और अगर आंसर है कि नहीं नहीं हमको रिजल्ट अभी चाहिए, तो फिर आपको उसी समय करना पड़ेगा, बिना किसी इशू के, बिना किसी हम्म। प्रॉब्लम के। ठीक है। तो वो चीज़ तो करनी ही करनी पड़ेगी, मतलब ऐसे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। जी भैया। मतलब एक सिंपल सा है कैन वी कैन वी पुट दिस लॉजिक, या तो सीधा सा कि कैन दिस लॉजिक बी रन आफ्टर सम टाइम, उससे कोई इम्पैक्ट होगा। अगर कहता नहीं ना कोई इम्पैक्ट नहीं, बाद में भी चलेगा तो चलेगा, तो कोई भी इसमें से एसिंक यूज कर लो, कौन सा एसिंक है। कभी जी। कभी होगा कि किसी ट्रांजैक्शन में कुछ कोई कोड सिंक्रोनस चल रहा होगा और वहीं से फ्यूचर या क्यूएबल क्लास कॉल हो रही होगी। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम क्यूएबल और फ्यूचर अलग से ही मतलब उनका एक अलग ही है, अलग तो होगा ही, बट हम्म। कभी कभी होता है कि हमने कोई क्लास, नॉर्मल क्लास बना, ट्रिगर है उससे कोई क्लास कॉल हुआ, उसमें कुछ तो हुआ, उसके बाद फिर हमने एक जगह से क्यूएबल कॉल कर दिया, फिर उसके आगे फिर हम कुछ अपना काम करने लगे। जी। ऐसा होता है। ठीक है। ओके। तो हम्म। वो चीज है। नेक्स्ट जो है हम आता है हमारे पास, वो आता है अवॉइड नेस्टिंग फॉर लूप्स। हम्म। नेस्टिंग फॉर लूप्स जब हम देखते हैं कि हमारे पास आता है कि एक फॉर लूप हुआ, इसके अंदर दूसरा फॉर लूप हुआ, ठीक है, फिर उसके अंदर दूसरा फॉर लूप हुआ, तो ये चीज हमें अवॉइड करनी है एक्चुअली में। ठीक हम्म। है। हम्म। मतलब ये चीज हमें अवॉइड करनी है कि ऐसा ना हो कि हम फॉर लूप के अंदर फॉर अगेन, हम्म। ये क्या कह रहा है, ट्राई टू अवॉइड। हम्म। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम यही चीज लेके बैठ जाएंगे फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप अब तो बोल दिया किसी ने कि अब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप नहीं लगाना चाहिए, तो और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि बिना फॉर लूप के हमारा चलेगा ही नहीं, और लेकिन हम लगा नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी ने बोला कि अवॉइड। ये है ट्राई टू अवॉइड, जहां पे भी कर सकते हो, जी। जहां पे भी अवॉइड कर सकते हो ये करना चाहिए। कैसे करोगे? उसके सीधा सा सिंपल है, मैप, मैप हम्म। कलेक्शन। जी भैया। तभी हमेशा से बहुत जोर दिया था हमने इस पे कि मैप कलेक्शन बहुत ही अच्छी चीज है। ये अगर अच्छे से आ गई तो वो ही हर जगह पे काम आएगा। हमने पिछले उसमें भी हमने देखा था कि मैप कैसे यूज कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो ये हमारा था कि हम जो भी हमारा नेस्टिंग फॉर लूप्स हैं इनको हम अवॉइड करेंगे। उसके बाद फिर आता है बैलेंस द क्लिक्स एंड कोड सॉल्यूशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अभी मैं जी। कह दूं, जैसे कि अभी मैं कह दूं कि जब भी कोई एक केस या कॉन्टैक्ट क्रिएट हो, ठीक है, लेट्स से कि जब भी कोई लीड क्रिएट हो, ठीक,
तो एक सिनारियो है, इसको ध्यान से सुनना। जब भी कोई लीड क्रिएट हो, तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई लीड क्रिएट हो उसके अंदर एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? अम, भैया हम इसको आफ्टर इवेंट में चलाएंगे, हम्म। आफ्टर इंसर्ट। आफ्टर इंसर्ट, हाँ है जी। ना? जी। हम्म। और हम उस लीड को, मतलब उस लीड से रिलेटेड जो आईडी होगी उसके हम्म। टास्क, लीड के अंदर हम टास्क को क्रिएट कर देंगे। हु आईडी के अंदर है। हाँ जी, मतलब उसको वो आईडी हम्म। देते हैं और टास्क क्रिएट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर टास्क को एक लिस्ट में डाल के उसको फॉर लूप के बाहर हम इंसर्ट कर देंगे। एज अ डेवलपर हम यही गलती करते हैं। प्रॉब्लम थी कि जब भी कोई लीड क्रिएट हो तो मुझे टास्क क्रिएट करना है। हमने कभी ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं अपने आप से कि क्या ये प्रॉब्लम हम किसी भी सेल्सफोर्स एडमिन टूल से अचीव कर सकते हैं। जी। हमने ये पूछा ही नहीं। हम्म। और ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, सारे डेवलपर्स का प्रॉब्लम है जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 साल जिनका रहता है। वो जी। पूछते ही नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ डेवलपमेंट ही दिखता है। वो हम्म। पूछते ही नहीं कि क्या हम कुछ ऐसा हमारे पास है जो एडमिन से अचीव हो सकता है। तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी जी। रियल टाइम पे, हम्म। जहाँ पे सिर्फ ये बोला जाएगा कि जब ऐसा हो तो हमें ये करना है, तो हमें सबसे पहले सोचना है कि क्या हम ये फ्लो से कर सकते हैं, या क्या हम ये वैलिडेशन रूल से कर सकते हैं, क्या हम ये फॉर्मूला फील्ड से कर सकते हैं, हम्म। क्या हम। हाँ, अगर ये ऐसा है, उसका अगर आंसर है यस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होना चाहिए कि कैन वी डू दिस यूजिंग एडमिन टूल, कैन वी डू दिस यूजिंग एडमिन टूल्स। ठीक है। अब उसमें तुम्हारा फ्लो आ गया, उसमें फॉर्मूला आ गया, उसमें वैलिडेशन रूल्स आ गए। ठीक है। उसे पेज लेआउट्स आ गए, उसे पेज लेआउट्स आ गए, उसमें रिकॉर्ड टाइप्स आ गया, शेयरिंग रूल्स आ गए, कस्टम ऑब्जेक्ट्स आ गए। जी। ठीक है। तो क्या हम इन सब के थ्रू, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, क्या हम इनके थ्रू कर सकते हैं? अगर आंसर नो है तो ही हम कोड पे जाएंगे। हम्म। अगर आंसर नो है तो ही हम कोड पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ओके। दूसरी चीज, अगर इन सबका आंसर यस है तो उसके बाद हमें एक चीज ये भी पूछनी है कि मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्ड्स। मैक्सिमम रिकॉर्ड्स मतलब कि जब हम फ्लो वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कितना रिकॉर्ड एक टाइम पे आएगा। अब लीड जैसे क्रिएट हो रही तो हमें ये तो फॉर श्योर है कि हम फ्लो से कर सकते हैं कि जब भी लीड क्रिएट हो हम टास्क क्रिएट कर दें। जी। बट हमें ये पूछना होगा कि एक बार में कितनी लीड्स क्रिएट होंगी। हम्म। एक ही होगी, दो होगी, 100 होगी, 200 होगी, कितनी होगी? तो वो चीज़ भी हमें एक बार देखनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके। और जब भी हम ये चीज़ बना, एटलीस्ट जब हम फ्लो बनाएंगे तो हम कम से कम, जब तक हमें ये ना पता हो कि ये एक ही रिकॉर्ड के लिए चलेगा या दो ही रिकॉर्ड के लिए चलेगा, तो हम कम से कम 200 रिकॉर्ड के लिए टेस्ट करेंगे मिनिमम। हम्म। फ्लो हमने बनाया, उसको क्विकली 200 रिकॉर्ड्स के लिए टेस्ट किया। और हम्म। 200 रिकॉर्ड्स क्रिएट कैसे करोगे? डेटा लोडर से। जी। 200 रिकॉर्ड्स के लिए टेस्ट किया एंड देन अगर फ्लो चल गया तो इट्स गुड, अदरवाइज अगेन उसका आंसर होगा एपेक्स कोड। ओके। तो पहले हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, लेने होंगे। अगर इसका यस है तो हमें पहले इसका आंसर चाहिए होगा। और हम्म। अगर इसका इसका यस नहीं है तो वो वैसे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जी। ठीक है। ठीक है। तो ये यही कहता है बैलेंस द क्लिक्स एंड कोड सॉल्यूशंस। हमें हर चीज के लिए कोड नहीं लिखना है। हम्म। हमें पहले देखना है कि क्या वो एज अ एडमिन अचीव हो सकता है, क्या मैं उसको एज अ एडमिन कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो हम इस चीज पे काम करेंगे। ओके। हम उस चीज पे डेवलप करेंगे, जो भी हमारा एडमिन का है, फार्मूला है, वैलिडेशन रूल है, जो भी है वो हम उस चीज को करेंगे। अगर नहीं तभी जाके हम एपेक्स कोड में जाएंगे। जी। ठीक है। तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो हमारे पास और कुछ मिसिंग है क्या, मैं एक बारी ऊपर से इसको देख लेते हैं, हमने जो भी डिस्कस किया था। ठीक है। डू नॉट यूज हार्ड कोड आईडीज, देन बल्किफाई कोड, अवॉइड डीएमएल एंड सोकल क्वेरी इनसाइड लूप्स, use utilize SQL query for loop, utilize map based queries, one trigger per object per event, logicless trigger, user DML,
meaningful test cases, run as, never use dummy code coverage, never use existing code coverage, use database methods, querying large data sets, use of limits class, exceptions, asynchronous apex, try to avoid nesting for loops, and then balance. उसके बाद आता है हमारा फाइनल एपेक्स ट्रिगर फ्रेमवर्क टू कंट्रोल द एपेक्स ट्रिगर एग्जीक्यूशन। ठीक है। हम्म, वैसे तो मोस्टली जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके पास ये फ्रेमवर्क पहले से बना होता है। ठीक है। ओके। उनके पास ये फ्रेमवर्क पहले से बना होता है, और वो जी। एक डॉक्यूमेंट भी होता है कि आपको ये फ्रेमवर्क ऐसे यूज करना है। हम्म। ठीक है। उनके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है और वो बताते हैं कि फ्रेमवर्क कैसे यूज होता है। बट जो सबसे छोटा फ्रेमवर्क, जो सबसे मिनिमाइज्ड फ्रेमवर्क होता है, हम्म। ठीक है, वो कोई भी डेवलपर बना सकता है। मतलब आई डोंट नो डेवलपर्स बनाते नहीं है, क्यों नहीं बनाते वो लोग, या क्यों नहीं यूज करते, बट बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी है। हम्म। बस थोड़ा सा दिमाग में जोर देने वाली बात होती है और कुछ नहीं। उससे वो इजीली फ्रेमवर्क बना सकते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले चीज तो ट्रिगर फ्रेमवर्क का, इसका क्या मतलब हुआ कि यूज ट्रिगर फ्रेमवर्क टू कंट्रोल द एपेक्स ट्रिगर एग्जीक्यूशन। ठीक है। इसका एक्चुअल में मतलब क्या हुआ। ठीक है। अब जैसे कि हमारा कोई ट्रिगर है, केस ट्रिगर, लेट्स से कि ये हमारा केस ट्रिगर। ठीक है। ये हमारा केस ट्रिगर है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा केस ट्रिगर होगा, अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं, इसके अंदर हम सारे इवेंट लिख देते हैं। आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अनडिलीट। ठीक है। ये फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि हमने डिस्पैचर क्लास यूज की हुई है ना। उसमें हम्म। भी हमने यही किया था हम्म। कि हमने सारे इवेंट लिख दिए थे, है ना। हाँ जी। बिफोर इंसर्ट, बिफोर डिलीट, बिफोर अपडेट और आफ्टर अनडिलीट। अच्छा, लिख दिया हमने। आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट रह गया। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सारा का सारा लिख देते हैं। ठीक है। जी। और अब ट्रिगर क्या है, अब अभी हमने कल देखा था कि केस का ट्रिगर जो था वो इनएक्टिव था, इसलिए चल नहीं रहा था। ठीक है। हाँ जी। अब प्रोडक्शन में हम ऐसे नहीं जा, प्रोडक्शन जो हमारा होता है, जो हम्म। भी हमारा प्रोडक्शन होता है, हम उसमें ऐसे जाके नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन में गए और हमने उसको डीएक्टिवेट कर दिया या हमने उसको एडिट कर दिया। वो ऐसा नहीं होता। कैसे, एक मिनट में दिखाता हूँ। एक मिनट। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? कौन सी स्क्रीन दिख रही है? सिमिलर स्क्रीन दिख रही है जो पहले दिख रही थी। ठीक है। अगर हम लॉग इन करें, ये जो भी है, अगर इसमें हम जाके, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बुकिंग। ठीक है, बुकिंग कर लेते हैं। बुकिंग एक ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट है। अब फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स नहीं, ट्रिगर्स पे अगर जाएंगे, तो ये ट्रिगर है, बुकिंग ट्रिगर। ये प्रोडक्शन ऑर्ग है। ठीक है। जी। ये प्रोडक्शन है। हम्म। तो ये ट्रिगर, एक बार इसको खुलने दो। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है एडिट का। हाँ जी। एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। यहाँ पे एक्टिव है। अब अगर मुझे इसको इनएक्टिव करना हो तो कैसे करूंगा? नहीं कर सकते ना। नहीं होगा ही नहीं। हम्म। नहीं होगा। हम्म। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ट्रिगर फ्रेमवर्क आता है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ट्रिगर फ्रेमवर्क आता है। मतलब एक एक अच्छा फ्रेमवर्क हर सब कुछ कंट्रोल कर लेता है कि कौन हम्म। कौन सा ट्रिगर कब एक्टिव होगा, उस ट्रिगर के अंदर कौन सा इवेंट एक्टिव होगा, कब चलेगा, कौन सी क्लास किस समय चलेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा किसी क्लास के एग्जीक्यूट होने का। मतलब तुम कभी भी लिख दो, उसका ऑर्डर उसी हिसाब से चलेगा जो उस ट्रिगर फ्रेमवर्क में डिफाइंड होगा। तो वो एक बहुत ही, क्या कहते हैं, बड़ा वो होता है ट्रिगर फ्रेमवर्क का। एक मैंने भी बनाया हुआ था बहुत जमाने पहले, ट्रिगर फ्रेमवर्क। और एक मैंने अभी उसको नया बनाया। तो अगर देखोगे तो एक ये है मेरा ट्रिगर आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क रेसिपी करके है ये बहुत हम्म। ही सिंपल सा है। ये बेसिक लेवल का है, हालांकि इसमें भी कई सारी चीजें हैं। तो ये बेसिक लेवल की चीजों को कवर करता है, रिकर्सन को कवर करता है, कैसे कंट्रोल करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट को, वो सारी चीजों को कवर करता है। इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि क्या क्या यूज हुआ होगा, क्या यूज हुआ है इसमें एक्चुअली में। इंटरफेसेस एंड ऑल यूज हुई है इस डिस्पैचर क्लास। उसके बाद कैसे यूज करना है। उसके बाद फिर इसमें शायद कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, डैशबोर्ड्स भी हैं इसमें, अगर देखोगे तो। ठीक है। तो हम्म। इसमें कई सारी चीजें मैंने यूज की हुई हैं, बट ये अब जो है, अब ये किसी यूज का नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है यहाँ पे। अगर ये देखोगे तो ये एक्चुअली में कस्टम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसका इमेज दिख नहीं रहा है, बट ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रिगर सेटिंग्स करके पूरा का पूरा इसमें कई सारी चीजें हैं, कॉन्फ़िगर, ट्रांजेक्शन लॉग्स, रिपोर्ट्स, जो भी है, तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जी तो इस पे जो है क्या कहते हैं हमारा है, ये कस्टम ऑब्जेक्ट मैंने किया हुआ था, इसको रिप्लेस करके कस्टम मेटा डेटा किया जा सकता है सेम चीज पे। ठीक है, उसके बाद मैंने अभी एक रिसेंट फिर से बनाया हुआ है, वो भी कई सारी चीजों को कवर करता है। तो वो यहाँ पे मिले, मतलब मेरे गिटहब रेपो में जाके यहाँ पे मिल जाता है। गिटहब सेल्सफोर्स शॉर्ट हैंड्स करके मेरी एक रिपोजिटरी है, इसको किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर एस एफ डी एक्स एस आर सी पे जाके और यहाँ पे देखेंगे, ट्रिगर फ्रेमवर्क करके यहाँ पे है, जी। तो ये इसमें पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो ये कई सारे लोगों को होता है। अगर गूगल करोगे कि सेल्सफोर्स ट्रिगर फ्रेमवर्क, तो इसमें कई सारे लोग इसको देंगे कि ठीक है, जैसे कि एपेक्स आवर्स में है, सेल्सफोर्स बेन का है। उसके बाद इन्होंने कहाँ गए, तो यहाँ पे सही से आ नहीं रहा है। सेल्सफोर्स ट्रिगर फ्रेमवर्क शायद जॉय ऑफ एपेक्स ने लिखा हुआ है। हाँ, जैसे कि ये जैस्मिन, इसका इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट इसने लिखा नहीं है। एक तो एपेक्स ट्रिगर फ्रेमवर्क ये है, आई थिंक इसमें मिल नहीं रहा है सेल्सफोर्स ट्रिगर फ्रेमवर्क, क्योंकि जो एक्चुअल में फ्रेमवर्क्स हैं वो इसमें दिख नहीं रहे हैं। एपेक्स आवर्स का ही आ रहा है, और बाकी दिख नहीं रहे हैं। मोर रिजल्ट्स में देखते हैं। अब जैसे ये कोडिंग विद द फोर्स, आई डोंट नो उसका सही है नहीं। इसका एक ये है केविन, एक ये है, एक ये भी है। तो कई सारे हैं जो ट्रिगर फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनको पढ़ा जा सकता है। बट जी मोस्टली कंपनीज अपना बना के रखती हैं। जैसे कि ये ट्रिगर फ्रेमवर्क किसका बनाया हुआ है, मिस मानो का है ये। हाँ, इसने बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसने दिखा रखा होगा कि कई सारी चीज़ें कैसे क्या हैं, इसने दे रखा है कि कैसे काम करेगा ये, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो इसने फ्लो वगैरह का भी दे रखा है कि ये देखो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, ये पूरा का पूरा इनने डॉक्यूमेंट दे रखा है कैसे यूज होगा। ऐसा ही हर एक कंपनी का अपना अपना होता है जो चलता है, जिसका अपना अपना खुद का होता है और उस पर चलता है वो। जी। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। बट अगर हमें अपना बनाना हो तो बहुत ही सिंपल सा होता है। अब सिंपल सा है कि इसमें हमने सारे इवेंट्स दे दिए, हम्म। लेकिन हमें अब ये चेक करना है कि हमारा क्या, हमें चेक करना है कि हमें ये सारी चीज़ें, मतलब हमें बिफोर इंसर्ट का ही चलाना है, बाकी इवेंट्स का हमें नहीं चलाना। भले ही यहाँ पे दिया हुआ है, भले ही यहाँ पे ट्रिगर का दिया हुआ है कि मतलब आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर डिलीट, आफ्टर अपडेट, ये सब दिया हुआ है, जी। बट हमें चलाना सिर्फ बिफोर इंसर्ट का ही है। जो हम्म। हमारी जरूरत है कि हम सिर्फ बिफोर इंसर्ट चलाएंगे अभी के लिए, बाद में हम सबको, बाद में हम धीरे धीरे डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते जाएंगे। अब जी। हमने देखा है कि प्रोडक्शन में हम उस चीज़ को चेंज कर नहीं सकते। हाँ जी। ठीक है, तो अगर हम उसको नहीं कर सकते तो हम इसको बनाते कैसे हैं? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मेटा डेटा का। ठीक है, एक कस्टम मेटा डेटा बनाते हैं हम, कस्टम मेटा डेटा। ठीक है, कस्टम मेटा डेटा अगर नहीं पता क्या होता है तो इसको गूगल कर लेना। एक कस्टम मेटा डेटा बनाते हैं हम इस पे जाके। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं। अब ये चाहे ट्रिगर सेटिंग्स हो सकता है या ट्रिगर्स हैंडलर्स हो सकता है, कुछ भी। अब जैसे कि लेट्स से कि हम इसको दे देते हैं ट्रिगर हैंडलर। ठीक है, जी। ट्रिगर हैंडलर्स। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सेव कर दिया। देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब हमारे पास ये कस्टम कस्टम मेटा डेटा भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही होता है। ठीक है, हम्म। उसका जो प्रीफिक्स, सॉरी, जो उसका एपीआई नेम होता है वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर एमडीटी। ठीक है, जी। अंडरस्कोर अंडरस्कोर एमडीटी। एमटीटी। हाँ जी। ठीक, वो मेटा डेटा बताता है। इसके अंदर भी हम फील्ड्स बना सकते हैं। तो हम किसी भी, जब मतलब जो बेसिक, बहुत ही बेसिक मेटा डेटा होता है, बेसिक मेटा डेटा नहीं, बेसिक ट्रिगर हैंडलर जो होता है, ट्रिगर फ्रेमवर्क होता है, उसमें हम फील्ड्स बनाते हैं। जैसे कि हम एक फील्ड बनाएंगे कि एक्टिव है कि नहीं, मतलब मोस्टली हमारे चेकबॉक्स फील्ड ही होते हैं, एक्टिव है कि नहीं, चेकबॉक्स हमने बनाया। ठीक है, हमने इसमें कहा कि इसको चेक कर लेते हैं, इसको हमने कह दिया कि एक्टिव, मतलब कि हम ये चेक करेंगे कि अगर ये चेक बॉक्स ट्रू होगा, इसका मतलब कि हमारा ट्रिगर एक्टिव है। नहीं तो भले ही सेल्सफोर्स में एक्टिव है, भले ही वो एक्टिव दिख रहा हो, बट वो एक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक ओके। है, हाँ जी। ये एक्टिव हो गया।
उसके बाद हम बनाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि हमारा हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा ना ट्रिगर। हाँ जी, हर और ऑब्जेक्ट हम के लिए। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही उससे रिकॉर्ड से तो कर नहीं सकते, हमें और एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग बनाना पड़ेगा। जी। तो उसके लिए हमारे पास एक फील्ड होती है मेटा डेटा रिलेशनशिप। मेटा डेटा रिलेशनशिप पे जाएंगे तो ये भी एक लुकअप की तरह काम करती है, और ये सारे ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी मेटा डेटा, हाँ सॉरी मेटा डेटा रिलेशनशिप में जाएंगे और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम एंटिटी डेफिनेशन सेलेक्ट करेंगे। हम्म। ठीक है। एंटिटी डेफिनेशन में क्या होता है कि इसमें एक मिनट लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट नेम। एंटिटी डेफिनेशन में होता क्या है कि वो सारे ऑब्जेक्ट को दिखा देगा एज ए लुकअप। वो दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास दो फील्ड, अभी हम दो के लिए ही बात करते हैं कि ट्रिगर हमारा एक्टिव है कि नहीं है और किस ऑब्जेक्ट पे है। ठीक है। जी। हम्म। उसके बाद फिर हम जाते हैं मैनेज ट्रिगर हैंडलर्स। यहाँ से हमारा रिकॉर्ड बनते हैं। ठीक है। हम्म। अब जैसे हमने इस पे न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे लेट से हमने इसका नाम दे दिया केस। इसको अभी डीएक्टिव, इसको ही डीएक्टिव ही रखा। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट जितने भी बने हुए हैं ना यहाँ पे एज ए लुकअप यहाँ पे दिख गए। हाँ, सभी ठीक आ है। गए। तो वो है हमारा एंटिटी डिफिनीशन। अब हम इसको करेंगे केस और इसको कर दिया सेव। अब हमारा एक रिकॉर्ड बन गया मेटा डेटा का। ठीक है। जी। अब अगर इसको क्वेरी करना हो तो नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी होती है, सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम, जो भी इसका एपीआई नेम है। हम्म। मतलब आईडी नेम नहीं, इसमें आईडी नेम नेम वगैरह तो नहीं होता। अगर हम इसमें टूल पे जाएं, हमने इस टूल के बारे में पहले बात कर ली है। ठीक है। अगर हम इसमें जाएं सेलेक्ट आईडी फ्रॉम, हमारा था ट्रिगर, ये रहा ट्रिगर हैंडलर मेटा डेटा आ गया। ठीक है। और अगर हम इसके अंदर अब देखें तो इसके अंदर एक होगा डेवलपर नेम और इसके जी। अंदर होगा एक होगा लेबल, और जो हमने फील्ड बनाया जैसे कि एक्टिव और हम्म। ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है। ओ, जी। ये हमारे आ गया। अब अगर इसको हम रन करें तो हमारे पास एक आ गया। ठीक है। हम्म। उसका आईडी आ गया, उसका डेवलपर नेम आ गया, उसका केस आ गया, एक्टिव और ऑब्जेक्ट आ गया, जी। ऑब्जेक्ट नेम आ गया। ठीक है। हम्म। हम्म। तो हम ऑब्जेक्ट जो भी हमारा एंटिटी डेफिनेशन होता है ना, उसका हम क्या करते हैं, हम उसको हम ये नहीं लेते, हम ऑब्जेक्ट जो फील्ड होती है वो नहीं लेते। हम क्या लेते हैं, हम उसका लेते हैं अंडरस्कोर आर डॉट क्वालिफाइड एपीआई नेम। वो देगा वही। हमने वो ये वाला इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमने कस्टम ऑब्जेक्ट, एक ट्रिगर हैंडलर बनाते हैं, हमारे पास कस्टम ऑब्जेक्ट तो है ही है, क्लोन करते हैं इसको। ठीक है। और हमारे पास कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है, कोई तो कस्टम ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। हाँ ठीक है, हम एम्प्लॉय कर लेते हैं। ठीक है। कहाँ है एम्प्लॉय। ठीक है। ठीक है, नीचे आते हैं। एम्प्लॉय किधर गया, इसमें कस्टम ऑब्जेक्ट डी ईमेल टाइप एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे। कंपनी भी था भैया। नो कंपनी। कंपनी भी था, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कस्टमर ऑब्जेक्ट हमारे आ ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। इसका कस्टमर कहाँ रहा है, कस्टमर कौन सा वाला है ये नहीं पता, एक्सटर्नल कस्टमर है क्या है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं ये कस्टमर वाला। ठीक है, और इसको कर देते हैं कस्टमर। वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो देखना पड़ेगा, इसको सेव करते हैं। और इसको फिर से अगर हम एक्सपोर्ट करें तो यहाँ पे कस्टमर आया। ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट एपीआई नेम यहाँ पे सी कर दूं तो यहाँ पे भी कस्टमर आ रहा है, इसका मतलब वो वाला कस्टमर ही है। ठीक है। हम्म। और हमें एक और बनाना पड़ेगा, हमने लास्ट टाइम नीचे वाला कस्टमर लिया था, इस बार ऊपर वाला लेंगे। कस्टमर वन कर देते हैं इसको, इसको सेव करते हैं। उसका रीजन होता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो कस्टम ऑब्जेक्ट होता है ना उसकी आईडी देता है, ये जो लुकअप होता है, जो ओके। एंटिटी डेफिनेशन फील्ड होती है वो आईडी देता है उसको। यहाँ पे आईडी आ रही है, जी। बट हमें चाहिए क्या होगा, ये उसका हम्म। एपीआई नेम, इसलिए हम हमेशा क्वालिफाइड एपीआई नेम लेते हैं। ठीक ओके। है। इसलिए हमने क्वालिफाइड एपीआई नेम लिया यहाँ पे। ठीक। अब जी। हम चाहें तो अब हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि जो भी हमारा वेयर डेवलपर नेम इक्वल टू, जो भी हमारा जैसे कि ये है लेट्स से केस, और इसको यहाँ पे हमने डाल दिया और हमें वही मिल गया। जी। ठीक है। हम्म। तो अब हम अपने उसमें कोड में हम कैसे करेंगे, कोड में हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक
नॉर्मल एक क्लास बना लेते हैं, जैसे कि हम उसको बोल देते हैं ट्रिगर हैंडलर करके, ठीक है। एक क्लास बना लेंगे ट्रिगर हैंडलर, ठीक। ये किया, हमने क्लास बना लिया ट्रिगर हैंडलर, ठीक। क्लियर है। जी जी भैया। अब इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इसमें कह देते हैं कि लेट से कह देते हैं गेट कॉन्फ़िगरेशन, गेट कॉन्फ़िगरेशन। ये किया हमने। जी अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें कॉन्फ़िग गेट करना है, इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन गेट करना है। तो किस बेस पे गेट करना है, अब वो डिपेंड हो सकता है कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड हो सकता है कि किस बेस पे उन्हें कॉन्फ़िगरेशन गेट करना है, ठीक है। वो हो सकता है किसी को डेवलपर नेम पे चाहिए, किसी को ऑब्जेक्ट नेम पे चाहिए, डिपेंड करता है कि किस बेस पे लोग करते हैं। बट हमारा जो होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट नेम के बेस पे, क्योंकि अगर एक से ज्यादा हमारे पास हैंडलर क्रिएट हो गए यहाँ पे, अभी तो हम एक ही कर रहे हैं, बट एक से ज्यादा अगर हो गए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम ऑब्जेक्ट नेम के बेस पे करेंगे, जी। ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम के बेस पे करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एपीआई नेम एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे वो क्वेरी कर लेंगे, यहाँ पे अब हम क्वेरी करेंगे जो भी हमारी, इसको लेट से इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे हम, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हम इस पे क्वेरी कर, इस पे फिल्टर लगाएंगे वेयर, जो भी हमारा क्वालिफाइड एपीआई नेम इक्वल टू जो भी हमें यहाँ से आएगा। तो अब वो डायनेमिकली जो भी ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम देगा उसके बेस पे हमारा यहाँ आता रहेगा, ठीक है। जी। अभी तक क्लियर है। हाँ जी। ठीक है, अब लिमिट 1, क्योंकि इसमें हमेशा एक ही रिकॉर्ड आएगा, और इसको एक लिस्ट में स्टोर किया, ठीक है। और हमने कह दिया कि यहाँ पे ट्रिगर हैंडलर लिस्ट, ठीक है, ये कर दिया हमने, जी। ये हमने किया। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ, अगर इसमें कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, हम्म, अगर इसमें कोई रिकॉर्ड है तो हम कहेंगे इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल एंड दिस डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ही चेक करते हैं हम। जी भैया। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, ठीक। जी। तो अब हम कैसे करेंगे, अगर है तो हम इसको चेक करेंगे कि हम उसको बताएंगे कि वो एक्टिव, हम पूरा का पूरा हैंडलर मेटा डेटा उनको दे देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा मेटा डेटा उनको दे देंगे। तो हम इसका रिटर्न टाइप क्या करेंगे, ट्रिगर मेटा डेटा, ठीक है। ओके। अगर है, हमने रिटर्न इसलिए किया कि उसके बाद इस हमने उनको मेटा डेटा दे दिया, अब जो तुम्हें करना हो वो कर लो उस मेटा डेटा पे, जो भी चेक्स लगाने हो, हम कुछ नहीं लगाएंगे, ओके। हम कुछ नहीं लगाएंगे। आपको जो चेक लगाना है आप लगा लो, हमने आपको डेटा दे दिया कि आपको जो डेटा चाहिए था वो हमने दे दिया, इसके बेस पे आपको 10 कंडीशन लगानी है, 15 लगानी है, आप वो लगा लो। ओके। अगर हम जो है चेक करके दे देंगे कि ट्रिगर एक्टिव है या नहीं, कल को उन्हें कोई और कंडीशन लगानी हुई तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और फ्रेमवर्क कोई मॉडिफाई नहीं करता, सबसे पहली चीज, फ्रेमवर्क कोई मॉडिफाई नहीं करता, क्योंकि ये जो आता है वो आर्किटेक्ट लेवल से आता है फ्रेमवर्क, जी। तो कोई मॉडिफाई नहीं करता। इसीलिए जो फ्रेमवर्क होता है उसमें उसको बता दिया जाता है कि आपको ये मिला है, आप इसी चीज पे काम करोगे, हमारे उस पे काम नहीं करोगे, हमारे क्लासेस या ट्रिगर्स पे कुछ नहीं हैंडल करोगे, ओके। ठीक है। तो ये है, तो यहाँ से अगर ऐसा हुआ तो रिटर्न जो भी है उसको कर दो, अदरवाइज रिटर्न नल कर दो, क्योंकि कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये एक नॉर्मल सा हो गया, ठीक है। लेकिन अब है क्या, होता क्या है कि ये सोकल क्वेरी है, कल को अगर मैंने इस कस्टम मेटा डेटा में एक और फील्ड बना दिया, लेट से कि मैंने एक फील्ड बना दिया जो कि चेक बॉक्स फील्ड है, और जिसपे हम कहते हैं कि इज आफ्टर इंसर्ट, ठीक है। जी। अगर मैं ऐसे एक चेक बॉक्स फील्ड बना दूं हम्म। और इसको नेक्स्ट कर दूं, ठीक है, इसको सेव कर दूं, तो ये एक नई फील्ड आ गई। अब इसकी भी अगर उनको जरूरत होगी तो यहाँ पे वो फील्ड है ही नहीं, मतलब मुझे मेरा फ्रेमवर्क मॉडिफाई करना पड़ेगा, हाँ जी। है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि, उसके लिए क्या होता है कि इनका जो क्या बोलते हैं, सेल्सफोर्स में कुछ स्टैटिक मेथड्स होते हैं मेटा डेटा के लिए, जिसमें हमें क्वेरी ना करनी पड़े। कैसे, वो बताता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब मे बी अगर कंफ्यूजन हो कोई बात नहीं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कस्टम मेटा डेटा स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। जी। इस पे आएंगे हम, कस्टम मेटा डेटा टाइप मेथड्स। हाँ, तो इसमें एक मेथड होता है गेट इंस्टांस करके, जी। गेट इंस्टांस।
जो आपका लेता है क्वालिफाइड एपीआई नेम उसके अंदर आपको देनी होती है। हम्म, क्वालिफाइड एपीआई नेम मतलब आपके मेटा डेटा की जी। जो है यहाँ पे, जैसे कि हमारे केस में केस है, ठीक है, हमारे केस में केस है। और ये करता क्या है, कहाँ गया, ये करता क्या है, आपको पूरा का पूरा कस्टम मेटा डेटा दे देता है, हम्म, ठीक है। और उसमें जितनी भी फील्ड्स होंगी सारी फील्ड्स दे देगा वो, जितनी भी फील्ड्स होंगी सारी दे देगा, जी। ठीक है। तो हम्म, जैसे ये है, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर हम पेस्ट करें, क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको पेस्ट करें, अब हमारा मेटा डेटा है ट्रिगर वाला, तो हम इसको ट्रिगर करेंगे और हमारे उसका जो क्वालिफाइड एपीआई नेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं क्वालिफाइड एपीआई नेम है जो, वो हम यहाँ पे दे देंगे, इसको पास कर दिया, ठीक है। तो अब जी। ये क्या करेगा एक्चुअली में, अब ये करेगा क्या, ये हमको पूरा का पूरा वो दे देगा, हमको पूरा का पूरा ये एक ट्रिगर का हैंडलर पूरा का पूरा हमको दे देगा, ठीक है, जो भी हमने उसको क्वालिफाइड एपीआई नेम दिया होगा। अब हमारे पास कई सारे हैं ना, इसको हटा दें, अगर हमारे पास कस्टमर वन है, केस है, कस्टमर है, तो जो भी हम इसको देंगे उसके बेस पे हमको पूरा रिकॉर्ड दे देगा, ठीक है। जी। हम्म, और अब हम यहाँ पे इस चीज को चेक करेंगे कि अगर ये नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो इसी को रिटर्न कर दो, अदरवाइज नल रिटर्न कर दो, या सीधा सा है कि इसी को, सिंपल सा इसी को रिटर्न कर दो, कुछ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसको रिटर्न कर दो बस, इसमें नल हो या कुछ भी हो उसी को रिटर्न कर दो, ओके। ठीक है। हम्म, अब इसमें सारी फील्ड होगी, कोई भी फील्ड जो इसके अंदर क्रिएट करोगे मेटा डेटा के अंदर, वो इस फील्ड में, इसके अंदर सारी अपने आप आ जाएगी इस मेथड के थ्रू, ठीक है। ये हम्म, तुम्हारे मेटा डेटा का नाम है, और ये मेथड होता है गेट इंस्टेंस, और उसके हम्म, अंदर तुम्हें क्वालिफाइड एपीआई नेम देना होता है बस। क्वालिफाइड एपीआई नेम क्या होती है, डेवलपर नेम, जी। ठीक है, हम्म, ये होता है। अब क्या करोगे, अब ये जो भी है, लेट्स से कि अब तुम्हारा ये जो केस ट्रिगर है, ठीक है, हम्म, केस ट्रिगर है, इससे तुम अब क्या करोगे, इसको हटा के इसको कंट्रोल ओ करोगे, और यहाँ पे तुम्हारा केस ट्रिगर डिस्पैचर तो होगा ही, केस ट्रिगर डिस्पैचर, ठीक है। अब जी। जैसे डिस्पैचर है, हम्म, इसके अंदर ये जो भी तुम्हारा डिस्पैचर है, ठीक है, जो भी है, हम्म, अब अब ये जो वैन स्विच, ये इस पे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, जी। ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अब डिस्पैचर के अंदर डिस्पैच, लेट्स से कि इसको डिस्पैच कॉल कर देते हैं यहाँ से, डॉट रन है, क्या मेथड है इसके अंदर, डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच है, इसको हमने कॉल कर दिया, और हमने यहाँ पे डाल दिया इसको ट्रिगर डॉट ऑपरेशन टाइप, ये था ना, भैया ये पता चल, सिस्टम डॉट। सिस्टम डॉट ट्रिगर ऑपरेशन वो क्लास में होता है यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी, हाँ ये तो ये था। अभी हमारा डिस्पैच कॉल हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम उससे बोलेंगे कि ठीक है, अब ये ट्रिगर बन गया, अब इसको कोई छुएगा नहीं, ठीक है। और जी। इसमें एक मेथड एक और वो डाल देंगे कि जो मेटा डेटा का नाम है, जैसे कि केस, मेटा ओ, डेटा का जो क्वालिफाइड नेम है, ये इस ठीक। ऑब्जेक्ट के लिए उसको पास कर दिया केस, ठीक है। अब ठीक। हमें ये चीज़ वहाँ पे भी, यहाँ पे भी लानी होगी, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इस पे हम हम्म, कह देते हैं क्वालिफाइड एपीआई नेम, ठीक है। ओ, इसको सेव किया, इसको सेव करेंगे तब हमारा ट्रिगर सेव होगा, हम्म, ठीक है, इसको सेव किया तब ट्रिगर सेव होगा, हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रिगर हैंडलर के इस मेथड को कॉल करेंगे, ट्रिगर हैंडलर के इस मेथड को कॉल करेंगे हम, ठीक है। वैसे इसको नॉर्मल यहाँ पे डाल दिया है, हालांकि वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो ट्रिगर हैंडलर, क्योंकि ट्रिगर हैंडलर में कुछ है नहीं, तो इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे जाके इसको ऐसे कॉल कर लिया, और ये क्वालिफाइड एपीआई ने यहाँ पे पास कर दिया, जी। ठीक है। हम्म, तो इसमें आ गया हैंडलर में, ठीक है। जी। हम्म, उसके बाद अब ये जो भी है तुम्हारा ये हट जाएगा, इसको अभी वैसे रहने देते हैं। उसके बाद ये जो ट्रिगर हैंडलर है, इस पे आओगे, अब यहाँ पे चेक करोगे, सबसे पहले तो ट्रिगर हैंडलर नल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि इस क्वालिफाइड एपीआई नेम से ट्रिगर हैंडलर मिला, जी। ठीक है। उसके बाद एंड ट्रिगर हैंडलर के अंदर फील्ड क्या है, एक्टिव, जी। एक्टिव इक्वल टू ट्रू है, हम्म, अगर है तो ही यहाँ पे कोड चलेगा, रन द बिजनेस लॉजिक, हम्म, ठीक है। अगर एक्टिव इक्वल टू ट्रू नहीं है तो इसका मतलब हमारा ट्रिगर एक्टिव ही नहीं है, हम्म,
मतलब ये ट्रिगर चलेगा, ये ट्रिगर चलेगा, ठीक है, हम्म, हम्म, ये कॉल होगा, हम्म, उसके बाद यहाँ तक आएगा, ये भी चलेगा, ये हम्म, कंडीशन चेक होगी और उसको यही मिल जाएगा कि ट्रिगर फॉल्स है, इसलिए वो नहीं चलेगा आगे, ट्रिगर ही नहीं चलेगा आगे, ठीक है। अब जी, इसमें जैसे कहते हैं कि हम सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें कहते हैं कि ट्रिगर इज नॉट एक्टिव, ठीक है, हाँ, ये दे देते हैं, और हम्म, यहाँ पे दे देते हैं सिस्टम डॉट डिगर डिबग ट्रिगर इज एक्टिव, जी, ठीक है, ये हो गया हम्म, हमारा ट्रिगर इज नॉट एक्टिव, ट्रिगर इज एक्टिव है। आप हम्म, भी हमारे मेटा डेटा के हिसाब से ट्रिगर हमारा एक्टिव नहीं है, अगर हम केस वाले पे जाएं तो हमारा ट्रिगर एक्टिव नहीं है, जी, ठीक है। बट अगर मैं केस ऑब्जेक्ट पे जाके दिखाऊं, क्योंकि दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केस ऑब्जेक्ट पे जाके दिखाऊं, केस, और यहाँ पे ट्रिगर्स पे जाएं, इसको हम्म, ओपन करें, तो ये ट्रिगर एक्टिव है, हाँ यहाँ जी, से एक्टिव है, ठीक है, यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे भी ये इनएक्टिव है, तो इसको हम एक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव किसने बना दिया इसको, ठीक है, इसको हम कर देते हैं एक्टिव, ठीक है, यहाँ से हमने इसको कर दिया एक्टिव, ठीक है। हम्म, वो इनएक्टिव इसलिए होगा क्योंकि हमने उसको वहां से सेव कर दिया था, ठीक है, इसको हमें केस ट्रिगर को रिफ्रेश करना पड़ेगा जिससे कि हमें एक्टिव मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। केस ट्रिगर हमारा यहाँ पे अब एक्टिव है, ठीक है, जो भी है। तो केस ट्रिगर एक्चुअल में एक्टिव है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, जी, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक्टिव है। हाँ जी, उसके बाद अब अगर हम मेटा डेटा में हमारा इनएक्टिव है, ठीक है, अब जी, अगर हम चलें, हम कोई भी एक केस क्रिएट करें और इस पे न्यू पे क्लिक करें, ठीक है, देन उसको यहाँ पे जो भी केस ओरिजिन स्टेटस जो भी है उसको दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे कह दें कि हम ट्रिगर फ्रेमवर्क टेस्ट, ठीक है, एंड देन इसको हम सेव कर दें, तो ट्रिगर चलेगा, सब कुछ चलेगा, है ना, लेकिन यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। हम्म, और अब हम अगर यहाँ पे जाएं डेवलपर कंसोल में लॉग्स में, तो एक लॉग बना होगा, ऐसे बना ही नहीं है यहाँ पे, अब सॉरी, लॉग्स में ये रहा, ऑरा वाला, ठीक है। हाँ जी, इस पे अगर जाएं हम और इसको डिबग ओनली करें, तो ये क्या कह रहा है, ट्रिगर इज नॉट एक्टिव, हाँ जी, ट्रिगर इज नॉट एक्टिव, 2 बार आया 12 12 पे, अच्छा, इसका मतलब ट्रिगर 2 बार चला, ठीक है, कुछ तो होगा हम्म, ट्रिगर, बट 2 बार चला है तो इसका मतलब एक केस और क्रिएट हुआ है शायद, यहाँ तक हमें याद है हमारा केस के अंदर एक केस क्रिएट कर रहा है, कुछ तो है, बट 2 बार चला, दैट्स फाइन, ठीक है। जी, अच्छा, एक आफ्टर अपडेट पे भी चला होगा ना ट्रिगर, केस अपडेट भी हो रहा है शायद कहीं से, तो ठीक है, बट वो ट्रिगर इज नॉट एक्टिव कह रहा है, ठीक। हम्म, बट अभी यहाँ से देखो, यहाँ से देखो अगर, तो ट्रिगर एक्टिव है ना, हाँ जी, एक्टिव है, है ना, हाँ, मतलब कि हमने क्या किया, हमने वहां मेटा डेटा से कंट्रोल कर लिया ट्रिगर को। हम्म, अब अगर मुझे इसको एक्टिव करना हो तो मैं यहाँ पे जाके एडिट करके इसको अगर एक्टिवेट कर दूं, एक्टिव, एंड इसको सेव कर दूं, हम्म, ठीक है, जी, और फिर से एक नया केस बना दूं, इसी को क्लोन कर लेते हैं और इसको सेव किया, तो एक नया केस बन गया, तो हमारे पास नया लॉग बनेगा, ये रहा ऑरा। अब इसको देखेंगे अगर, और यहाँ पे जाएंगे, तो ये कह रहा ट्रिगर इज एक्टिव, जी, मतलब कि हमारा मेटा डेटा उस चीज को कंट्रोल कर रहा है, यस, मेटा डेटा कर रहा है ना उस चीज को कंट्रोल, हाँ जी, है ना। उससे, हाँ जी, हम्म। अब जैसे कि हमारे पास ये रहा आफ्टर इंसर्ट है, और अगर इसके अंदर चाहो तो, अब जितने भी फील्ड हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, ठीक है, वैसा जैसे जितने भी इवेंट होते हैं इसके अंदर, अच्छा, ये तो दूसरा है, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास इवेंट होते हैं वो सारे ही फील्ड्स यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे, और ऐसे ही बनाने इज आफ्टर इंसर्ट, ऐसे आएगा, ठीक है। जी, उसके बाद अगर इज आफ्टर डिलीट या इज बिफोर इंसर्ट, जितने चेकबॉक्स फील्ड बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पे बनाओ कि इज, अब जैसे कि एक होता है आफ्टर अनडिलीट, ठीक है, तो जैसा इवेंट होता है वैसा होना चाहिए, उसके पहले इज होना चाहिए, और यहाँ पे हम्म, कोई हटाना नहीं है, ऐसे ही उसको बना दो, सारे इवेंट्स का बना लो, सारे इवेंट्स का बनाओगे तो सारे इवेंट्स की फील्ड बन जाएगी, ठीक है। ओके, अब क्योंकि ये नई फील्ड बना ली, मेटा डेटा में जाओगे तो अभी वो अनचेक्ड होगा, ठीक है, हम्म, केस पे। अब लेट से कि तुम्हारा ट्रिगर एक्टिव है, जी, ठीक है, तुम्हारा ट्रिगर एक्टिव है, हम्म, बट अब तुम्हें आफ्टर इंसर्ट के लिए कोई कोड कहना है कि कोई कोड जो है वो सिर्फ आफ्टर इंसर्ट पे चलना चाहिए, आफ्टर डिलीट पे नहीं चलना चाहिए, या जी, आफ्टर इंसर्ट पे ही चलना चाहिए, बाकी इवेंट्स पे नहीं चलना चाहिए। अब ट्रिगर पे हमारे, तो हमने सारे इवेंट्स दे रखे हैं,
तो जब भी कुछ डीएमएल होगा तो ये तो पक्का चलेगा, हाँ है जी। ना। हाँ जी। तो अब सारे इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सेम है, कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया इसको। अब अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो अब इसके अंदर चेक कर लो, हम्म। जो भी है स्विच कर लो। स्विच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कई सारी फील्ड्स हैं, तो इसमें इफ लगा लो, इफ कंडीशन लगा लो, इफ ट्रिगर हैंडलर डॉट, जो भी हमारा फील्ड है इसके अंदर तो आ ही गया हम्म। होगा। ठीक है, अच्छा अभी नहीं आया, शायद नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको रिफ्रेश कर लेते तो आ जाएगा। हाँ, तो जैसे ये इज आफ्टर इंसर्ट है, तो इस पे चेक कर लो कि इफ ट्रिगर डॉट, अगर ये ट्रू है, या फिर एल्स इफ, मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इवेंट बेस पे ही चेक कर ले रहे हैं कि अगर आफ्टर इंसर्ट वाला चेकबॉक्स ट्रू है तो यहाँ पे हम आफ्टर इंसर्ट करेंगे। ठीक हाँ है, जी। सिस्टम डॉट डिबग इज आफ्टर इंसर्ट। जी। ठीक है, मतलब हम ये सारी चीजें सबके लिए लगा सकते हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स हैं सबके लिए हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ तो एरर है। अच्छा, आफ्टर क्या करा, इज आफ्टर एंड डिलीट, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, ऐप बनाया था यहाँ पे इज आफ्टर एंड डिलीट। भैया इसके लिए इक्वल टू ट्रू भी तो लिखना पड़ेगा ना। इक्वल टू ट्रू लिखो चाहे ऐसे लिखो, वो दोनों चीज सेम होती है। जी ठीक है। वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रिगर हैंडलर, ठीक है वो एग्जिस्ट कर रहा, वो है फील्ड्स, वो उसको ले नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ ना जी। कुछ इसको गड़बड़ है, इसको लेके रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, अभी जो हमने जस्ट किया है वो हमने एक्चुअली में यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कॉपी तो किया था हमने, ओहो, ठीक है, कोई नहीं, बट यहाँ पे जो हमने लास्ट में अभी लगाया था उससे पहले, वो हमने इवेंट के हिसाब से लगा दिया था ना, इवेंट वाइज, जी। जो भी है, जैसे कि ट्रिगर डॉट इज, इस। ये रहा हमारा आफ्टर इंसर्ट। हम्म। ठीक है, एल्स इफ, ट्रिगर डॉट आफ्टर अनडिलीट, जो भी था, ठीक है, वो हम लगा सकते हैं यहाँ पे। हम्म। तो अब ये क्या करेगा, अगर ये चेक बॉक्स चेक होगा मेटा डेटा में तो ही वो आगे कोड चलेगा, अगर नहीं चेक होगा तो नहीं चलेगा। जी। फिर मतलब इसके कि अंदर मेथड कॉल कर लेंगे भैया। अब फिर इसके अंदर अपना मेथड कॉल कर सकते हो। तो ओके। ये जो स्विच वाला था, वेन वाला था, अब वो हट गया, जैसे ये आफ्टर इंसर्ट है, अब इसके हम्म। अंदर ऐसा लगा सकते हो कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दो। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इजिली हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पे मेटा डेटा पे वो चीज है ही नहीं, वो चीज चेक्ड ही नहीं है, तो वो हम्म। चलेगा ही नहीं कभी, वो कोड कभी नहीं चलेगा। हम्म। और ये चीज प्रोडक्शन में भी इजिली की जा सकती है, प्रोडक्शन में भी ये एडिट वगैरह किया जा सकता है, कोड हम नहीं छेड़ रहे हैं बिल्कुल भी। मतलब ये जो कोड होगा वन टाइम तो वो लिखा ही जाएगा, हाँ जी। वन टाइम ये कोड लिखा ही जाएगा, बट जब वो प्रोडक्शन में चला जाएगा तो हम उसको छेड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, हमारा मेटा डेटा सब कुछ करेगा। ओके। हम्म। तो ये एक बेसिक जो होता है वो होता है बेसिक ट्रिगर हैंडलर फ्रेमवर्क, ये बहुत ही बेसिक है, मतलब इसका यूटिलाइज किया जा सकता है एट बेसिक लेवल पे, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके। हम्म। बट अगर इसको देखोगे, जैसे कि ये है ट्रिगर ट्रिगर फ्रेमवर्क, ये बहुत ही सही ट्रिगर फ्रेमवर्क है, अगर इसको देखोगे, ठीक है, ये वैसे तो ये समझ ही नहीं आएगा, पहली बात तो, ठीक है, समझ ही नहीं आएगा। दूसरा, अगर इसमें से जाके देखोगे तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि मतलब उतना भी बेसिक नहीं है ये, क्योंकि इसमें भी कई सारी चीजें ध्यान में रख के बनाई गई, इंटरफेस वगैरह यूज किया गया है। ट्रिगर हम्म। हैंडलर फ्रेमवर्क या एरर हैंडलिंग फ्रेमवर्क, इन सब में इंटरफेस वगैरह यूज होता है। हम्म। ठीक है, तो ये है हमारा, अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, जो भी हमारा फ्रेमवर्क है। उसके बाद एक लास्ट जो है हमारा ट्रिगर फ्रेमवर्क का, हमने देख ही लिया, मेटा डेटा वगैरह जो भी है, अब यहाँ पे डालेंगे नहीं क्योंकि वो नहीं है हमारे पास, स्पेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, तो कोड हमेशा तुम्हारा इंडेंट होना चाहिए। ठीक है, हम्म। कोड हमेशा इंडेंट होना चाहिए। इंडेंट मतलब प्रॉपर इंडेंटेशन, अगर मेरा कोड देखोगे, दिस इज क्लीन, इंडेंट है प्रॉपर, इसमें कोई कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी क्लीन। ठीक है, प्रॉपर इंडेंट है, अगर इसको चेक कर, कंट्रोल ए करो, उसके बाद एडिट में जाओ और फिक्स इंडेंटेशन करो, तो ये पूरा का पूरा अपने आप फिक्स कर देता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अरे क्या हो रहा है ये,
अच्छा ठीक है, मैं खुद ही बिगाड़ देता हूँ इसको। ठीक है, मतलब कई सारे बहुत लोगों को बहुत गंदा कोड होता है जो कि पढ़ने में ही नहीं आता है। ठीक है, अब ऐसा है, अब इसको देखोगे तो देख के ही कोई भी सीनियर देखेगा जो जिसको क्लीन कोड लिखने का की आदत है, वो उसको गुस्सा आ जाएगा तुरंत, तो तुम्हारा कोड रिव्यू नहीं करेगा, वो वहीं भगा देगा। क्लीन कोड होना चाहिए, सबसे पहला जो चीज देखी जाती है, जो क्या कहते हैं रिव्यू में देखा जाता है। मेरा सबसे पहला रहता है कि अगर किसी ने कोड अच्छा नहीं लिखा तो मैं वहीं से भगा दूंगा, उसको भगा देता हूँ। मैं आगे देखता ही नहीं हूँ उसने अच्छा लिखा गलत लिखा, कोड सही चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं वहीं भगा दूंगा उसको। तो ये क्लीन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोड लिखोगे वो इंडेंट उसका बहुत जरूरी है। तो डेवलपर कंसोल में तो इजी होता है, कंट्रोल ए करके एडिट में जाके फिक्स इंडेंट करो तो वो इंडेंट हो जाता है अपने आप। बट अगर आप लिखते हो, चाहे डेवलपर कंसोल में लिखो चाहे वीएस कोड में लिखो, अगर आप वाकई में लिख रहे हो तो लिखते समय ही कोड को इंडेंट करते जाओ, वो बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि हो सकता है कि आप 100 200 300 लाइन का कोड एक साथ लिख जाओ, तो वो एक बेस्ट तरीका होता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर इंडेंट, अगर मुझे देखोगे तो मैं जब भी लिखता हूँ एल्स, लेट से एल्स किया मैंने, तो मैं हमेशा इंडेंट करके लिखता हूँ। अब मेरा कर्सर हमेशा यहाँ पे आ गया, तुरंत अपने आप इंडेंट हो गया। अब मुझे अगर कोई फॉर लूप चलाना है, ठीक है, तो फॉर लूप चलाऊंगा तब देखो कि मेरा कर्सर फॉर लूप के अंदर अपने आप इंडेंट है। और नहीं भी होगा तो मैं उसको करके लिखता हूँ। तो ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, हमें करनी हमेशा अपने कोड में इंडेंट रखना चाहिए। हमारा कोड क्लीन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्लीन मतलब एक दिखना चाहिए कि हाँ किसी ने लिखा है कुछ कोड। उसके बाद जो आती है वो कि प्रॉपर कमेंटिंग, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते। हम्म। हर एक क्लास के ऊपर प्रॉपर कमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम्म। मल्टी लाइन कमेंट ऐसा यूज कर लो जो भी है। इसके अंदर होना क्या चाहिए, @ऑथर, किसने लिखा है उसका नाम होना चाहिए यहाँ पे। ओके। ठीक है, उसके बाद @डिस्क्रिप्शन, पर्पस क्या है इस क्लास का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्लास, वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक ठीक है, हम्म। पर्पस ऑफ द क्लास, पर्पस ऑफ द एपेक्स क्लास। उसके बाद क्रिएटेड डेट, जिस दिन क्रिएट हुआ है। हम्म। ठीक है, उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड डेट, जिस दिन ओ- लास्ट मॉडिफाई हुआ था। हम्म। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्लास नेम, इसकी टेस्ट क्लास कौन सी है, जी। उस क्लास का नाम आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक। ठीक। उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए जो है क्या कहते हैं, एक एक लाइन मैंने जानबूझ के छोड़ी है। देन यहाँ पे कुछ ऐसा आता है जो मेरा होता है, वर्जन हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होता है एक इनिशियल, अच्छा यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, वर्जन हिस्ट्री होता है ये। ठीक है, ये भी कमेंट ही है। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे भी आएगा एक मिनट, वर्जन, उसके बाद डेट, उसके बाद ऑथर, उसके बाद यूजर स्टोरी नंबर। ठीक है, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे करके लास्ट में सारा का सारा ये ऐसे होगा। ठीक है, ये हो गया। अब वर्जन क्या है, इनिशियल जो होगा वो होगा हमेशा 0.1। ठीक है, फिर डेट क्या होगा, जो भी ये तुम्हारी डेट आएगी, लेट से कि 3 नवंबर 2023। हम्म। ऑथर कौन है, अमित सिंह। ठीक है, यूजर स्टोरी कौन है, लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसी यूजर स्टोरी है नहीं, ये। तो अब ये ऐसे होता रहेगा। अब कल को कोई बंदा आएगा जिसको इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो वो अपने यहाँ पे लिखेगा कि वर्जन जब 0.2, उस डेट कब थी, उसके हम्म। बाद क्या कहते हैं, किस किस यूजर स्टोरी के अगेंस्ट में उसने मॉडिफाई किया। ठीक है, इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा ट्रैक रहता है कि किस क्लास में किसने क्या कब कहाँ कैसे मॉडिफाई किया। ठीक है, ओके। क्रिएट किसने किया, लास्ट मॉडिफाई टेस्ट क्लास यहीं से मिल जाएगी, उस क्लास की टेस्ट क्लास कौन सी है यहाँ पे अपने आप मिल जाएगी। ठीक ओके। है, ये होगी तुम्हारा, ये हो गया क्लास लेवल कमेंट, इसको जी। क्लास लेवल कमेंट कहते हैं। ठीक है, हम्म। हर क्लास में ये होना ही चाहिए। ठीक है, हर क्लास में ये होना ही चाहिए। अच्छा, अभी ठीक है, प्रॉपर कमेंट्स, ठीक है, ये होना ही चाहिए हर क्लास में। जी। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो छोटी कंपनीज होती हैं उनका ठीक है कोई बात नहीं, बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें प्रॉपर कमेंटिंग वगैरह होती है, और फिर ये चीज़ भी आता है। ठीक है, कोड रिव्यू के टाइम पे तो ये जरूरी है।
जी। उसके बाद प्रॉपर कमेंट्स के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है, ये क्लास पे था, मेथड ले, हर एक मेथड के ऊपर भी प्रॉपर कमेंट होना चाहिए। ओके। हर एक मेथड के ऊपर भी प्रॉपर कमेंट होना चाहिए। अब मेथड के ऊपर प्रॉपर कमेंट क्या होगा, जो भी है ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ठीक। मेथड के ऊपर ये तो रहेगा ही रहेगा, किसने लिखा है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्रिएट कब हुआ, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये भी, एक और भी आएगा, यूज स्टोरी, कौन से यूज स्टोरी के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। हम्म, अब ये होगा पर्पस ऑफ द मेथड, क्लास की जगह ये होगा मेथड, ठीक है। जी। उसका यूज स्टोरी क्या है। अब इसके बाद और भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है रिटर्न टाइप। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या, वॉइड है, तो यहाँ पे वॉइड लिखोगे, ओके। ठीक है। अगर लिस्ट ऑफ जो भी है यहाँ पे लिखोगे वो रिटर्न टाइप, ठीक है। ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, पैराम्स, जो कि पैरामीटर बताता है। तो पैरामीटर क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा सिस्टम डॉट ट्रिगर ऑपरेशन टाइप, और दूसरा है स्ट्रिंग। तो वो यहाँ पे लिखोगे, जी। ठीक है, कि क्या होता है, हम्म, ये चीज है। उसके बाद वर्जन हिस्ट्री चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं चाहो तो ना भी लिख सकते हो। ये होता है तुम्हारा मेथड लेवल का कमेंट, टॉप में, टॉप ऑफ द मेथड, टॉप ऑफ द क्लास, ऐसे हमारा कमेंट लिखे जाएंगे, जी। ठीक है। ठीक। उसके बाद, उसके बाद दूसरी चीज जो है वो ये है कि अब यहाँ पे जो क्लास मेथड के अंदर ही कमेंट डालने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगर कोई एसक्यूएल क्वेरी कर रहे हो, जैसे यहाँ पे क्वेरी कर रहे हो, हैंडलर मेटा डेटा लिख रहे हो, तो यहाँ पे भी प्रॉपर कमेंट होना चाहिए, ठीक है। जी। कि इसमें कहते हो कि गेट द ट्रिगर हैंडलर फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट एंड गिवन ऑब्जेक्ट टू चेक द वेरियस इवेंट्स ऑफ द ट्रिगर। मतलब बेसिकली जो भी क्वेरी कर रहे हो, हर जगह नहीं, जो क्वेरी कर रहे हो, अगर कहीं क्वेरी कर रहे हो तो क्वेरी किस लिए कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, और उसका यूज क्या होगा क्वेरी का, ओके। उस पे एक प्रॉपर कमेंट डालो, ठीक। ठीक है। हम्म, ये चीज है, तो ये चीज होनी चाहिए। हम्म, मतलब अभी स्टार्टिंग में इतना होना चाहिए, प्रॉपर कमेंटिंग एंड ऑल होनी चाहिए यहाँ पे प्रॉपर। ठीक। ठीक। तो जब भी लिखते हो इसको, जब भी इसको लिखते हो तो ये क्या कहते हैं, एक हो जाना चाहिए प्रॉपर इसमें, बिना किसी उसके करना चाहिए। हर एक जो कोई भी क्लास लिखते हो उसमें लिखो क्या है, मेथड लिखते हो उसमें लिखो, हैबिट डालोगे तभी ये हैबिट पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ेगी ठीक। जब तक हैबिट नहीं डालोगे। हम्म, उसके बाद दूसरी चीज ये है कि अगर वीएस कोड है, ठीक है, जी। अगर वीएस कोड है, जैसे कि ये हमारा वीएस कोड है, ठीक है। तो वीएस कोड में क्या होता है कि इसमें एक्चुअली में, ठीक है, ये तो इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, वीएस कोड में क्या होता है ना कि इसमें जब कोड वीएस कोड में लिखोगे, क्योंकि आजकल क्या हो रहे हैं, लोग वीएस कोड में लिखते हैं, ठीक है। आजकल लोग कोड वीएस कोड में लिखते हैं। तो जब भी वीएस कोड में लिखोगे, ठीक है, जब भी वीएस कोड में लिखोगे तो उसमें क्या होगा कि इसमें एक एक्सटेंशन होता है सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर करके, ठीक है। सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर एक एक्सटेंशन होता है, ये रहा सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर, ठीक है। ये होता है कि एक्सटेंशन, इसको इंस्टॉल करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक, ये इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है, अब जो है उस पे कमांड पैलेट पे जाना है, उसके बाद सेटिंग्स पे जाना है, ठीक। और यहाँ पे जो है तुम्हारा एक्सटेंशंस पे जाओगे, जो भी एक्सटेंशंस हैं, और यहाँ पे ढूंढोगे जो भी तुम्हारा सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर है, सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर ये रहा, ठीक है। अब ये डेट फॉर्मेट अपने आप ये ले लेगा, ठीक है। इसमें कह रहे हैं ऑलवेज अपडेट द फाइल हेडर ऑन सेव, तो ये अपडेट कर देगा, ठीक। जी। उसके बाद इनेबल फॉर लाइटनिंग जावास्क्रिप्ट, अगर चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो। अगर नीचे आओगे कहीं तो यहाँ पे नीचे कहीं वो नाम भी मांगता है, किधर गया, यहाँ कहीं होगा या तो ऊपर, ओके। सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर ऑलवेज अपडेट, ओके। फाइल हेडर प्रॉपर्टीज, हाँ एडिट्स, ये जो है फाइल हेडर प्रॉपर्टीज पे जाके एडिट्स इन जेसॉन करोगे। ओहो, तो हाँ ये ऑथर है, इसमें यूजर नेम आ गया, जो भी है यहाँ पे लेता है। बट यहाँ पे एक्चुअली में कहीं तो आता है जिसमें हम, ये रहा, हाँ यूजर नेम,
यहाँ पे है, अपना नाम डाल दो, जैसे कि यहाँ पे डाल दो, जैसे मैंने डाल दिया अमित सिंह। तो ये क्या करेगा, अब अमित सिंह वहां पे डालेगा, कोई भी क्लास होगी, तो मैं बताता हूँ कैसे। अब लेट्स से कि मैं क्लास बनाता हूँ, कंट्रोल एपेक्स क्लास, माई हैंडलर क्लास, ठीक है। अब इसको बना दिया। अब जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा ना, कुछ चेंज करके, तो ये आ गया पूरा डिस्क्रिप्शन, ऑथर, ग्रुप भी आ गया, लास्ट मॉडिफाइड ऑन, लास्ट मॉडिफाइड बाय, एंड देन अब यहाँ पे जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, जो वर्जन वाला हमने बात करी है। जी। तो VS कोड में एक्सटेंशन अपने आप काम कर देता है, एटलीस्ट क्लास लेवल पे कर देता है, ठीक है। हम्म, अगर लेट्स से कि हमारे पास कोई एक मेथड है, मैंने कह दिया कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड नहीं, लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट, एंड देन मैंने कह दिया गेट अकाउंट्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब अगर लेट्स से कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, VS कोड में इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसमें आता है ना इंसर्ट एपेक्स मेथड हेडर, जी। इंसर्ट एपेक्स मेथड हेडर, इस पे क्लिक करोगे तो वो अपने आप वो हेडर दे देगा। रिटर्न दे दिया उसने, ऑथर दे दिया, किस डेट को लिखा था, डिस्क्रिप्शन, बाकी चीज इसमें ऐड कर सकता हूँ। जी। तो जो VS कोड में होगा वो इस सेल्सफोर्स डॉक्यूमेंटर एक्सटेंशन के थ्रू ये अपने आप चीजों को करेगा, उठा लेगा और इस चीजों को दे देगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि कई सारी चीजें वो तुम्हारे लिए कर देगा, बस कुछ चीजें जैसे डिस्क्रिप्शन क्या है वो लिखना पड़ेगा, यूजर स्टोरीज, नंबर्स, वर्जन्स, वो सारी चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी अपने आप यहाँ पे। ये है, क्योंकि जी। मोस्टली जो डेवलपमेंट होगा वो VS कोड में ही होगा। ओके। तो बेटर, मैं अब ये सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट राइटिंग ऑन VS कोड, जी। जो जो भी है वो VS कोड पे ही अब डेवलप करना शुरू करो।